ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। कमरे की हल्की लाइट में एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो इस वक्त अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए उसके पास शर्टलेस लड़के को नफरत की नज़रों से देख रही थी। उस लड़के का चेहरा छुपा हुआ था। वो इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था। वो लड़की नफरत से मन में कहती है, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम हो कौन? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी हो मैं यही दुआ मांगूंगी कि तुम जल्द से जल्द मर जाओ, ताकि मैं और मेरा बच्चा यहाँ से आज़ाद हो जाएं। इतना बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद करके उस पल में खो जाती है जब वो उस लड़के से मिली थी। दोनों की मुलाकात तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वक्त ये लड़की ड्रग्स के नशे में एक ऐसे कमरे में घुस गई जो अंधेरे से घिरा था। उसी अंधेरे कमरे से शुरू हुई उसकी काली जिंदगी। होटल के उस अंधेरे कमरे से आज वो किसी विला के कमरे में है। 1 साल से बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया, वो इस कमरे से निकली ही नहीं। प्रेग्नेंट होकर बच्चा भी इसी कमरे में हुआ। वो ये सब सोच ही रही थी कि वो लड़का कसमसाते हुए उठता है और उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की डर से फिर एक बार सहम जाती है। वो लड़का इशारे से बच्चे को रखने के लिए कहता है, तो वो लड़की तुरंत बच्चे को झूले पर लिटा देती है। वो लड़का तुरंत लड़की को लिटाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। दोनों ने ही कोई कपड़े नहीं पहने थे। वो लड़का लड़की के ब्रेस्ट पर हाथ फिराते हुए दबाकर कहता है, मुझे बस तुमसे एक बच्चा चाहिए था, लेकिन तुम्हारा ये जिस्म से तो मेरा मन ही नहीं भरता। बहुत सी लड़कियों के साथ मैंने रात बिताई, लेकिन तुम उनमें से बहुत अलग हो। तुम जैसी ही कोई थी जिसे मैं पाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे। इतना बोलते ही वो रुककर उस लड़की की आंखों में देखने लगता है जो डर से उसे ही देख रही थी। उसको ऐसे डरता देखकर वो लड़का तिरछी मुस्कान के साथ उस लड़की के पेट से होते हुए अपनी उंगली नीचे लेकर जाने लगता है और एक हाथ से उसके चेहरे के बालों को हटाते हुए कहता है, पूरे 2 साल बीत गए, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे नशे में डुबाने वाली का नाम क्या है। वो लड़की उस लड़के के हाथ को नीचे महसूस कर डर से कहती है, नैना, मेरा नाम नैना है। वो लड़का लड़की के प्राइवेट पार्ट को सहलाते हुए कहता है, इतना भी अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे इस जिस्म से मतलब है। नैना फिर एक बार डर से कांपने लगती है। वो लड़का अचानक से नैना के अंदर एंटर करता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। वो लड़का नैना की गर्दन पर बाइट करके कहता है, वैसे तो मेरा नाम भी है, लेकिन अब वो मर चुका है। बोलते ही वो नैना के साथ इंटीमेट होने लगता है। नैना चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। अब तो जैसे उसे इस सब की आदत हो चुकी थी। अगले दिन पीयूष के चाचा चाची के पूरे चेहरे पर चोटों के निशान थे। आदित्य उन दोनों को पीट करके खड़ा था और ध्रुव सिगरेट की कश लिए जा रहा था। वहीं पीयूष बैठा उन दोनों को घूर रहा था। उसे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जिसे अपना माँ बाप का हक दिया, उन्होंने ही उसे इतना बड़ा धोखा दिया। पीयूष कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अगर आपने पापा से एक बार कहा होता कि आपको सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो खुशी खुशी दे देते, लेकिन नहीं, आपने अपने ही बड़े भाई को मार दिया और मेरी बहन को ऐसी जगह फंसा दिया जिसकी कोई खबर तक नहीं। अरे मुझसे मांग लेते, मैं आप दोनों के नाम सब कुछ कर देता। पीयूष की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। पीयूष कुछ देर बाद खड़ा होकर बोला, आप दोनों को इनके साथ जो करना है करिए, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीयूष अब वहाँ से जाने लगा तो ध्रुव सिगरेट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलते हुए बोला, पीयूष, अगर तुम्हें नैना को ढूंढने में हेल्प चाहिए तो हमें बोल सकते हो। पीयूष बिना मुड़े बोला, मैं ढूंढ लूँगा, वैसे भी आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। बोलकर पीयूष वहाँ से चला गया। ध्रुव पीयूष के चाचा चाची को देखकर आदित्य से बोला, अब इनका क्या करना है आदित्य? आदित्य कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर बोला, धरती का बोझ बहुत बढ़ गया है, इन्हें मारकर दफना दो। ये सुनकर पीयूष के चाचा चाची गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाहट सुनने वाला कोई नहीं था। ध्रुव भी आदित्य के पीछे बाहर चला गया। वहीं रॉकी सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया। कुछ वक्त में उस कमरे में गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। खून पूरे फर्श पर बिखर गया। आदित्य आगे बढ़ता जा रहा था, तभी ध्रुव बोला, प्लानिंग अभी भी चल रही है पूरे सिंघानिया ग्रुप को तबाह करने की। जेल की कैद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले ही अनुराग पर हमला होने वाला था,
लेकिन हमारी सिक्योरिटी सिस्टम टाइट होने की वजह से कुछ नहीं हुआ। और नानी पर तो हमला हो चुका है, लेकिन गोली उनके हाथ से छूकर निकली है। मुझे अभी कॉल आया। ध्रुव के इतना बोलते ही आदित्य बोला, इसीलिए मैंने उन सबको जेल से आज़ाद कर दिया है। ध्रुव हैरान होकर आदित्य को देखने लगा। आदित्य मुड़कर ध्रुव के पास आकर उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम्हें पता चला कि तुम पर अटैक करने वाला कौन है? ध्रुव फिर एक बार हैरान हो गया। उसने तुरंत सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि मुझ पर अटैक हुआ था? आदित्य ध्रुव के सीने पर पॉइंट करते हुए बोला, मिस्टर बॉस, वो तुम्हें मारना चाहता है। ध्रुव कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर मिस्टर बॉस उसे क्यों मारना चाहता है। मिस्टर बॉस सभी माफिया वर्ल्ड का बॉस था। आदित्य आगे बोला, तुम पर ऑलरेडी 10 अटैक हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं। 2 अटैक्स में तुम घायल हो चुके हो। जल्द से जल्द पता लगाओ कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। इतना बोलते ही आदित्य पीछे हट गया और बोला, सारे दुश्मनों का आज आखिरी दिन है, उसके बाद कोई कल की सुबह नहीं देख पाएगा। अब मैं और उन्हें जिंदा रखकर अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। आदित्य आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलता है। तभी ध्रुव कंफ्यूज्ड होकर बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर बॉस मुझे मारना चाहता है? तुम उसे कैसे जानते हो? आदित्य रुककर कुछ सोचकर बोला, क्या तुम रुद्रांश की हवेली में कभी रहे हो? ध्रुव ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया और बोला, वो हवेली बाद में बनी थी और मैं तो मसूरी में रहता था। मैं जाता ज़रूर था, लेकिन कभी रहा नहीं था। आदित्य खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बिना कुछ बोले कार में बैठ गया। कार में बैठते ही कार वहाँ से चली गई। ध्रुव बस कार को देखता रह गया। रॉकी पास आकर ध्रुव से बोला, बॉस जब न्यूयॉर्क मीटिंग में गए थे तो उन्होंने सुना होटल रूम में तुम्हारे बारे में बात की जा रही थी। उस कमरे में मिस्टर बॉस ही थे, मैंने कंफर्म भी किया था। इसके अलावा भी कोई था जो तुम्हें फंसाने की हर कोशिश कर रहा था। बॉस को शक है कि वो। इतना बोलते ही रॉकी का फ़ोन बजने लगा। रॉकी फ़ोन की स्क्रीन को देखता है जिस पर आदित्य का नाम शो हो रहा था। रॉकी कॉल रिसीव करके तुरंत चला गया और ध्रुव इधर सवालों से घिरा रह गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने काली को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर ध्रुव भी वहाँ से निकल गया। उधर नैना बेड पर बैठी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है। नैना डरी सहमी नज़रों से उस ओर देखती है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त कौन आया होगा। हमेशा की तरह कमरे में बहुत कम रोशनी थी, जिससे लड़के का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पहचान छुपा रहा हो। नैना उसे देख खुद में ही सिमटने लगती है। नैना घबराई आवाज़ में कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो। उसके ये कहने पर वो बच्चे की ओर बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम्हारी चाहत बेकार है, लेकिन तुमने ये चाहा तो अब मेरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ये सुनकर नैना गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ उसे कुछ मत करो, उसे मुझसे दूर मत करो। नैना के ये कहने पर वो सर्वेंट को बुलाकर बच्चे को उसके हाथ में दे देता है और कमरे को लॉक करके नैना के पास आ जाता है। नैना के जबड़े को पकड़े वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत ना होती तो मैं कब का तुम्हें मार देता, पर तुम मेरी ज़रूरत हो। एक अलग ही नशा है तुम में, जिसे आज तक एक लड़की के सिवाय सिर्फ तुम में देखा है। नैना घबराई आवाज़ में, प्लीज़ मेरे बच्चे को दे दो, उसे भूख लगेगी, वो रोएगा। नैना के इतना कहते ही वो उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहता है, वो मेरा बच्चा है, अगर वो रोता है तो रोएगा तभी तो उसे पता चलेगा कि उसे चुप कराने वाला कोई नहीं है। अब से मेरा बच्चा तुमसे नहीं मिलेगा, उसे मैं एक माँ की आदत कभी नहीं लगने दूंगा। माँ की ममता सिर्फ बच्चे को कमज़ोर बनाती है, लेकिन मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं होगा। नैना अचानक से चिल्लाती है, तुम इंसान नहीं शैतान हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है। वो लड़का नैना के कान में धीरे से कहता है, मैं शैतान से भी बुरा हूँ, और मैंने कब कहा कि मेरे अंदर दिल है? मेरे अंदर कोई दिल नहीं है। माफिया के अंदर कोई अच्छाई नहीं होती, बस बुराई होती है। यही बुराई के रास्ते मेरा बच्चा चलेगा। मेरा बच्चा बुराइयों का राजा बनेगा, वो माफिया किंग बनेगा। इतना बोलते ही वो नैना की गर्दन पर अपनी जीभ फेरने लगता है और एक हाथ से नैना की शर्ट के बटन्स को खोलने लगता है। नैना रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो भूखा होगा। उसके ये बोलते हुए वो नैना के जबड़े को पकड़कर बोला, वो बच्चा अब तुम्हें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो बस 6 महीने इंतज़ार कर लो। इतना बोलते हुए वो नैना के पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, यू आर प्रेग्नेंट ऑन 3 months। इस बार जो बच्चा होगा वो सिर्फ तुम्हारा है। नैना के हाथ अपने आप पेट पर चले गए। नैना उसे देखकर बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो नैना के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला,
ये कभी नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखना, अगर गलती से भी तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ना तो तुम जिंदा बचोगी, ना तुम्हारा ये बच्चा, और ना ही तुम्हारा परिवार। इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। सिंघानिया विला। ध्रुव सारी बातों को सोचते हुए अपने कमरे के अंदर गया तो देखा श्रेष्ठा ध्रुवंश को रेडी कर रही थी। श्रेष्ठा के होठों पर एक अलग ही तरह की सुकून भरी मुस्कुराहट थी। श्रेष्ठा ध्रुवंश की नाक को पकड़कर हल्का खींचते हुए बोली, माय बॉय, तुम ना बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखते हो, बस आंखें मेरी तरह हैं, ब्लू आइज। बोलते हुए श्रेष्ठा ध्रुवंश के माथे पर किस कर लेती है। ध्रुव आगे बढ़कर बेड पर लेट गया और कोहनी पर हाथ देकर बोला, बेबी, आई थिंक के लॉयन के कुछ बॉडी पार्ट्स भी तुम पर ही गए हैं। इतना बोलते ही ध्रुव आई विंक करता है। वहीं श्रेष्ठा घूरकर ध्रुव को देखने लगी। तभी श्रेष्ठा को सिगरेट की स्मेल आती है। वो इधर से उधर देखती है, फिर जब उसे समझ आता है तो वो ध्रुवंश को बेड पर लेटाकर तुरंत ध्रुव के जबड़े को पकड़कर उसके मुंह के सामने सूंघने लगी। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरते हुए बोली, तुमने सिगरेट पी है? ध्रुव अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में बोला, मर गया, शिट, आज तो पकड़ा गया। तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सोचते हुए वो श्रेष्ठा को देखने लगा जो उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। ध्रुव बहाने बनाता हुआ बोला, वो क्या हुआ ना बेबी, एक्चुअली मैंने आज ऐसी जगह चाय पी जिसमें जो चाय का धुआं था ना वो बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि अभी उस धुएं की स्मेल आ रही है। श्रेष्ठा अब उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, ओह रियली ध्रुव? ध्रुव ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर श्रेष्ठा बोली, ठीक है चलो, फिर मुझे भी उसी जगह की चाय टेस्ट करनी है। ध्रुव तुरंत बोला, नो बेबी, वो कोई नॉर्मल चाय नहीं है जो कभी भी बिक जाए। वो साल में एक बार ही मिलती है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है। 1 घंटा तो हो चुका। ध्रुव ने ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा था जिससे उस पर कोई शक ना कर पाए। श्रेष्ठा ने एकदम से ध्रुव को धक्का दिया और उसके ऊपर बैठकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से शराब या सिगरेट की स्मेल आई तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे तुम? इतना बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुव की नज़रों को देखती है जो उसके सीने पर थी। झुकने की वजह से साड़ी का पल्लू गिर चुका था और श्रेष्ठा का ब्लाउज काफ़ी डीप था जिससे उसकी क्लीवेज उभर कर दिख रही थी। ये देखकर श्रेष्ठा तुरंत पल्लू को उठाए खुद को ढक ली और ध्रुव को घूरते हुए बोली, हफ्सी इंसान। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, बेबी यू नो वॉट, हफ्सी बनने पर तुम मुझे खुद मजबूर करती हो। श्रेष्ठा ध्रुव को छोड़ अब ध्रुवंश को गोद में लिए उसे ब्रेस्ट फीड कराने लगी और उसके चेहरे को छूकर बोली, माय बॉय, अपने डैड जैसे हफ्सी मत बनना, ओके? तुम बिल्कुल जेंटलमैन जैसा सबसे पहले एक लड़की से प्यार करोगे, उसके बाद शादी। ध्रुव बीच में बोला, और सुहागरात? ये सुनकर श्रेष्ठा फिर एक बार ध्रुव को घूरने लगी। फिर ध्रुवंश से बोली, सुहागरात हमेशा शादी के बाद होती है, तो अपने डैड की तरह बिल्कुल भी मत करना, ओके माय बॉय? श्रेष्ठा के ये बोलते ही ध्रुवंश एकटक ध्रुव को देखने लगता है जो इशारों से श्रेष्ठा की बात ना सुनने को कह रहा था। इधर बेड पर एक साइड काव्या लेटी थी, दूसरी साइड आदित्य लेटा था। आदित्य के सामने शरारती आव्या लेटी थी जो बार बार आदित्य की शर्ट को खींचे जा रही थी। वहीं काव्या के सामने अव्यान था जो चुपचाप आदित्य को देख रहा था। काव्या और आदित्य की नज़र एक दूसरे की आंखों में थी। काव्या अव्यान के पेट पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, आप बचपन में इतने ही शांत थे कि किसी को परेशान तक नहीं होना पड़ता था। आदित्य काव्या की आंखों में एकटक देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता वाइफी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मैं बचपन में कैसा था, और तुम्हें तो पता है कि मैं। उसके इतना बोलते ही काव्या तुरंत बोली, आप भी ना बस उन सब चीज़ों को याद करते रहते हैं जो हमेशा आपको तकलीफ़ देती हैं। मत याद किया कीजिए ना वो सब चीज़ों को। जब आपको तकलीफ़ होती है तो हमें दर्द होता है। इतना बोलते ही काव्या के आंसू गालों पर लुढ़क गए। आदित्य सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, तुम आंसू बहाना कब छोड़ोगी वाइफी? जिस वक्त से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें रोते हुए ही देखा है। एक तुम्हारे आंसू भी मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? काव्या अपने आंसुओं को तुरंत पोंछकर मुंह बनाकर बोली, अब आप मुझे इन सर्द नज़रों से देखना बंद कीजिए, अब से नहीं रो रही मैं। उसके ये बोलते ही आव्या रोने लगती है। आदित्य ने आव्या को देखा और उसके हाथों को पकड़े बोला, अब क्या हुआ रैबिट? आव्या रोना छोड़ आंसू भरी नज़रों से आदित्य को देखने लगी, जिस पर आदित्य आव्या की आंसुओं को उंगली से पोंछकर बोला, वाइफी से भी ज़्यादा नौटंकीबाज तुम हो। अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए रोने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। रात के 11 बजे थे। आदित्य अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी बाहों में सुकून से सो रही काव्या दिखती है।
काव्या बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे आदित्य से लिपट कर सो रही थी। काव्या को ऐसे देख आदित्य अपने हाथ बढ़ाए काव्या के गालों को छूने लगा। आदित्य धीरे धीरे काव्या के पूरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। जब छूने से मन नहीं भरा तो वो काव्या के पूरे चेहरे को अपने होठों से चूमता गया। काव्या हल्का कसमसाई और नींद में ही बोली, मिस्टर हस्बैंड, आप बहुत खड़ूस हैं। जब हमारी मुलाकात हुई थी तब आपने मेरी कमर तोड़ दी थी। इतना बोलते ही काव्या चुप हो गई। आदित्य काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगा और छूते हुए धीरे से बोला, अगर मुझे पता होता कि आगे चलकर तुम मेरी जिंदगी बनने वाली हो तो शायद मैं कभी ऐसा ना करता। इतना बोलते ही आदित्य ने झुककर काव्या के माथे को चूम लिया। आदित्य कुछ देर तक काव्या को देखता रहा, फिर एक नज़र घड़ी को देख बेड से उठकर धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। आदित्य के जाते ही काव्या कसमसाते हुए सो गई। इधर आदित्य विला से बाहर निकलने लगा कि वहीं दरवाजे पर उसे ध्रुव, अर्जुन और अनुराग दिखे। आदित्य तीनों को देख आगे बढ़कर बोला, आज दुश्मनों के विनाश की घड़ी आई है। आदित्य बढ़ ही रहा था कि उसे एक आवाज़ ने रोक लिया, आदि, ये सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी लड़ाई है। आदित्य मुड़कर देखता है तो ये अरुणी देवी थी। उम्र भले ही उनकी बहुत ज़्यादा थी लेकिन ताकत आज भी जवान थी। उनके एक हाथ में पट्टी बंधी थी। आदित्य ये देखकर तुरंत बोला, दादी आप अभी तक सोई नहीं। अरुणी देवी आगे बढ़ते हुए बोली, गुरु हमेशा शिष्य से आगे होता है, अब चलिए। चारों ने एक साथ अरुणी देवी को देखा, फिर वे उनके पीछे चल दिए। कुछ देर बाद पांचों एक जंगल के बीचों बीच पहुंचे जहां बॉडीगार्ड्स की पहले से ही फौज थी। सभी एक साथ आगे बढ़ गए। जंगल के बीचों बीच एक घर था। सभी उसके अंदर चले गए। उस घर के एक बड़े से कमरे में रोहिणी राठौर, योगेंद्र राठौर, तानव राठौर, निहाल राठी चारों को बांध कर रखा गया था। रोहिणी देवी के पास जाकर अरुणी देवी बोली, जब खून का रिश्ता ही खुद का खून बहाने लगे तो फिर रिश्ता देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। रोहिणी अपनी अकड़ दिखाकर बोली, रिश्ता तो उसी वक्त ख़त्म हो चुका था जब आपने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मेरी तो हर वक्त बस एक ही कोशिश रहेगी, आपको मारना। अरुणी देवी रोहिणी को देखती रही। तभी आदित्य एक गन अरुणी देवी के सामने कर देता है। अरुणी देवी एक नज़र गन को देखकर आदित्य को देखती हैं, फिर गन लेकर सीधे रोहिणी के सीने पर गोली चला देती हैं। उनके ये करते ही तीनों, योगेंद्र, तानव और निहाल ने डर से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद फिर से बहुत सी गोलियां चलने की आवाज़ आई। चारों आंखें खोलकर देखने लगे तो उनके होश उड़ गए। अरुणी देवी के पूरे चेहरे और कपड़ों पर खून छिटक चुका था। रोहिणी का सीना गोलियों से छलनी हो चुका था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। ये देखकर योगेंद्र जोर से चिल्ला उठा, माँ! लेकिन अब कहाँ वो सुनने वाली थी। वो छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने भी लगा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। अब ध्रुव, अर्जुन, अनुराग और आदित्य एक एक को गन पॉइंट करके सीधे गोली चला देते हैं। उस कमरे में गोलियों की आवाज़ के साथ दर्द से भरी चीखें गूंज उठी। अब सभी की शर्ट और चेहरे पर खून होली के रंगों की तरह चढ़ चुका था। निहाल राठी अपनी कम होती सांसों को संभालते हंसते हुए बोला, हमें मारकर भी तुम लोगों की मौत पक्की है, पूरा सिंघानिया परिवार मरेगा। ध्रुव तुरंत उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? निहाल राठी हंसता रहा, फिर अचानक उसकी सांसें एकदम से चली गई। सभी सोच ही रहे थे कि अरुणी देवी बोली, इसका पोता, शायद इसने अपने पोते के द्वारा हमें टारगेट किया है। फिर आदित्य को देखकर बोली, आदि, मैंने आपसे कहा था ना, क्या कुछ पता चला इसका पोता कहाँ है? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं। आदित्य ने बस इतना ही कहा और तुरंत उस कमरे से जाने लगा। ध्रुव चारों की लाश को देखकर काली को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, सबकी चिता पर आग लगा देना। ध्यान रहे, जब तक पूरा शरीर नहीं जल जाता तुम्हारी नज़र इनसे नहीं हटनी चाहिए। ध्रुव की बात सुनकर आदित्य के कदम एकदम से रुक गए। अरुणी देवी, अर्जुन, अनुराग और ध्रुव अब वहाँ से जाने लगे। आदित्य को रुककर कुछ सोचता हुआ देखकर ध्रुव बोला, क्या हुआ आदित्य? आदित्य ने एक नज़र ध्रुव को देखा और बिना कोई जवाब दिया तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। करीब 12 बजे सभी घर पहुँचते हैं। सबके शरीर पर पूरा खून लगा था। आदित्य कमरे में जाकर सीधे वॉशरूम में घुस गया और शार के नीचे खड़े होकर आंखें बंद करके एक गहरी सोच में डूब गया। लंदन। प्यास लगने की वजह से रुखसार पानी लेने किचन में गई। उसने फ्रिज खोला और वहां से एक बोतल निकाली। तभी अचानक उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। रुखसार के हाथ से पानी का बोतल गिर गया। रुखसार अपना एक हाथ पीठ के पीछे ले गई।
तभी फिर एक बार उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। रुखसार खुद को संभाले पलटकर देखती है जहां सुमन हाथ में खंजर पकड़े मुस्कुरा रही थी। सुमन का हाथ रुखसार के खून से रंग चुका था। रुखसार हकलाते हुए बोली, तुम। इतना बोलते ही वो दर्द से तड़प उठी। सुमन रुखसार के बालों को खींचते हुए नफरत से बोली, बहुत शौक था ना तुम्हें यहाँ रहने का, अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दो। मैंने कहा था कि मेरे सौरभ से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी, अब भुगतो। इतना बोलते ही सुमन रुखसार के पेट पर खंजर घोंपने के लिए उठाई और रुखसार के पेट में घोंपने लगी। तभी उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। सुमन ने सिर घुमाकर देखा तो ये सौरभ था जो पसीने से भीगा हुआ था। सौरभ जल्दी से सुमन को धक्का देकर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है, जिससे सुमन सीधे दीवार से टकरा जाती है। उसके सिर पर चोट लग जाती है। सौरभ रुखसार के बहते खून को देख उसके हाथ कांपने लगे। वो कांपती आवाज़ में बोलने की कोशिश करने लगा, रुखसा, ये खून। इधर सुमन दोनों को ऐसे देख फिर से खड़ी हुई और अटैक करने लगी कि तभी वैशाली और शेखर आ गए। शेखर ने तुरंत सुमन को पकड़ लिया। सुमन चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए पापा, आज मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे सौरभ को मुझसे छीना है। वैशाली सुमन के पास जाकर उससे खंजर लेकर दूर फेंक कर बोलती है, सुमन क्या आप पागल हो गई, बंद कीजिए ये सब। वैशाली अब रुखसार को देखकर बोली, सौरभ आप जल्दी रुखसार को हॉस्पिटल लेकर जाइए। वैशाली के बोलते ही जैसे सौरभ को होश आया, वो तुरंत रुखसार को गोद में उठाकर वहां से निकल गया। सुमन अब भी झटपटाने लगी तो शेखर ने उसको आगे करके थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वैशाली ने तुरंत पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ शेखर जी ऐसा मत कीजिए, बच्ची है। शेखर गुस्से से वैशाली को देखकर बोले, अब तक मैं बस आपकी वजह से चुप रहा, लेकिन अब और नहीं। देखा नहीं आपने बहू की क्या हालत की है इसने। अनाथ होने के बावजूद हमने इसे माँ बाप का प्यार दिया और इसने हमें प्यार का ये सिला दिया। आपके वचन की वजह से क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और ये जो करना चाहे करे। वैशाली चुपचाप सिर झुकाए आंसू बहाने लगती है। वहीं सुमन अब शांत हो चुकी थी, सच्चाई उसे चुप चुकी थी। शेखर सुमन के हाथ को जोर से पकड़कर बोले, इसे क्या नहीं दिया हमने, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा। वैशाली ने सौरभ को भी ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया और आज तुम उसी के बेटे का घर उजाड़ना चाहती हो। तुम कहती हो कि तुम सौरभ से प्यार करती हो। प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता, उसे खुश देखना, खुशी देना होता है। सौरभ रुखसार के साथ खुश है तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम्हें तो उसकी खुशी पर खुश होना चाहिए। तुम्हारा प्यार कोई प्यार नहीं है, पागलपन है, और पागल घरों में नहीं, पागल खाने में रहते हैं। इतना बोलते ही शेखर किसी को कॉल करते हैं। वहीं हॉस्पिटल में रुखसार बेड पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थीं। सौरभ ने कसकर रुखसार का हाथ पकड़ा था, तभी डॉक्टर आकर बोले, डॉक्टर सौरभ आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस पट्टी और कुछ दवाई की ज़रूरत है। सौरभ डॉक्टर को देखकर बोला, ठीक है आप जाइए, मैं कर दूंगा। डॉक्टर कमरे से निकल जाता है। सौरभ दरवाजे को अंदर से लॉक करके रुखसार के पास जाकर उसकी नाइटी को निकाल देता है। सौरभ नीचे रुखसार की कमर से चादर से ढक देता है और घाव वाली जगह को साफ करने लगता है। घाव साफ करते हुए वो उस पर दवाई भी लगाता है, जिससे रुखसार की आह निकल जाती है। सौरभ रुखसार को देखते हुए अब पट्टी करने लगता है। पट्टी करने के बाद वो उसे इंजेक्शन देता है। इतना करने के बाद सौरभ अब फिर से रुखसार का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। रुखसार सिर घुमाकर सौरभ को देखते हुए बोली, सौरभ आप ये बात सिंघानिया विला तक पहुंचने मत दीजिए प्लीज़। सौरभ हाँ में सिर हिलाकर रुखसार के माथे को चूम लेता है। वहीं उधर शेखर के कहे मुताबिक सुमन को मेंटल असाइलम में ले जाया जाता है। सुमन भी बिना कुछ बोले चली जाती है, शायद उसे अब पछतावा हो। सुबह दुश्मनों के खात्मे के बाद एक नई सुबह बाहर आकर रुकी थी। अनुराग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी सपना बस एक टाल में नहाकर बाहर निकली। सपना को ऐसे देख अनुराग की नज़रें ही उससे नहीं हट रही थी। सपना धीरे कदमों से अनुराग के पास आई और बड़े प्यार से अनुराग के सीने पर हाथ फेरने लगी। उसकी नज़रें बस अनुराग की आंखों पर थीं। सपना के ये करते ही अनुराग झट से सपना की कमर को पकड़े अपने करीब खींच लेता है। अनुराग सपना के गीले बालों को चेहरे से हटाते हुए बोला, सुबह सुबह मूड बना रही हो सपना। सपना मुस्कुराते हुए अनुराग की गर्दन पर हाथ लपेट कर बोली, क्यों मिस्टर अनुराग, आपको हमारा ये अंदाज पसंद नहीं आया? अनुराग एकटक सपना के हिलते होठों को देखने लगा, फिर अचानक उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, बहुत पसंद आया, और अब तुम्हें भी मेरा अंदाज देखना होगा। इतना बोलते ही अनुराग आई विंग करके सपना को बेड पर लेटाता है और किसी को कॉल करके बोला,
आज मीटिंग कैंसिल। सपना हैरानी से अनुराग को देखने लगी। अनुराग फ़ोन को साइड रखकर अपना ब्लेज़र को उतारकर फेंक देता है, फिर अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। सपना हड़बड़ाते हुए उठकर अनुराग का हाथ पकड़कर बोली, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अनुराग झट से सपना का हाथ पकड़े उसे घुमाकर पकड़ लेता है। अनुराग सपना के कान में बोला, सिड्यूस तुमने किया है सपना। सिड्यूस के बाद क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से पता है। अनुराग शर्ट के बटन खोलकर सपना की गर्दन पर किस करने लगता है। अनुराग अब शर्ट को खोलकर फेंक देता है और फिर एक बार सपना को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। अनुराग सपना के ऊपर आकर चेहरे पर झुककर बोला, आज पूरे 10 महीने बाद तुम्हें प्यार करने का मौका मिला है, तो तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। सपना घबरा तो रही थी, लेकिन उसने ये चेहरे पर आने नहीं दिया। वो बस मुस्कुराते हुए अनुराग को देखने लगी। अनुराग सपना की टाल को निकालकर नीचे गिरा देता है और पूरे शरीर को किस और बाइट करने लगता है। आज सपना अनुराग के इतने दिनों के पैशन को देख पा रही थी। कुछ देर में अनुराग सारे कपड़े उतारे सपना की आंखों में देखकर एंटर हो जाता है। सपना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अनुराग अब रफली सपना को प्यार करने लगता है। सपना की आहें और सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई देने लगती हैं। इधर प्रीत अपने पेट को आईने में बड़े ध्यान से देख रही थी। प्रीत का इस वक्त 5वां महीना चल रहा था। वो खुद को देख ही रही थी कि अर्जुन प्रीत को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और अपने चिन को उसकी गर्दन पर रखकर बोला, जान, तुम्हें पता है तुम आजकल मोटी होती जा रही हो और मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। प्रीत तुरंत अर्जुन की तरफ पलटकर उसकी गर्दन पर हाथ लपेटकर बोली, और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ। अर्जुन प्रीत के गालों को खींचते हुए बोला, तुम्हारे गाल अब गुलगुले की तरह फूल गए। वैसे तुम मोटी होने पर भी बहुत हॉट दिख रही हो। मन कर रहा है तुम्हें इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं कि कभी ना रुकूं। प्रीत अर्जुन के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा जी, आपके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं आता? अर्जुन ने ना में सिर हिलाया और हंसने लगा। प्रीत अर्जुन को एकटक देखते हुए बोली, आई लव यू अर्जुन। अर्जुन प्रीत के माथे पर किस करके बोला, लव यू टू जान। हॉस्पिटल में रूमानी आज डिस्चार्ज होने वाली थी। रोहान, अमरजीत, अरुणी देवी, मायावती, रूहानी, राखी और वंशज हॉस्पिटल में स्थित थे। रूमानी को सिंघालिया विला ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। वहीं वंशज बाहर अरुणी देवी से कह रहा था, दादी, मैं रूमा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अरुणी देवी वंशज को समझाते हुए बोली, देखिए वंश, इतना कुछ होने के बाद मीडिया पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है। वो तो अच्छा हुआ हमने आदि के कहने पर शादी में मीडिया को नहीं बुलाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वंशज कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब ये है कि मीडिया को ये पता है कि रूमानी सिंघानिया की शादी हो चुकी है, लेकिन किसके साथ हुई ये नहीं पता। अरुणी देवी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। इसके जवाब के बाद वंशज वहाँ से गया और हॉस्पिटल के मंदिर से जाकर सिंदूर उठाया और सीधे रूमानी के कमरे की ओर बढ़ गया। अब तक अरुणी देवी भी अंदर जा चुकी थी। वंशज अंदर जाकर रूमानी के पास खड़ा हुआ। रूमानी उसे देखने लगी, तभी वंशज बोला, दादी, मैं रूमा को अपने साथ अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। इतना बोलते ही उसने रूमानी की मांग में सिंदूर भर दिया। रूमानी की आंखें एकदम से बंद हो गईं। वहीं सब ये देख थोड़े हैरान रह गए। कुछ देर बाद रूमानी आंख खोलती है। उसके हाथ अपने आप अपनी मांग पर चले जाते हैं। वो अपने हाथ को देखती है जिस पर सिंदूर लगा हुआ था। रूमानी अब वंशज को देखने लगती है। वंशज रूमानी की आंखों में एकटक देखते हुए बोला, अब मैं रूमा के बगैर एक पल नहीं रह सकता। इतना बोल वंशज ने तुरंत रूमानी को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। रूहान के होठों पर मुस्कान थी। मायावती दोनों को देखे जा रही थी। तभी राखी मायावती के कंधे पर हाथ रखकर बोली, चिंता मत कीजिए मायावी, हम रूमा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। मायावती राखी को देख मुस्कुराते हुए बोली, हमें पता है राखी, वैसे भी हमारी एक बेटी तो पहले से आपके पास ही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दोनों बेटियां एक ही घर की बहू बनकर जाएंगी। खैर जो भी हो, रूमा को अपना प्यार मिला, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। इतना बोलते हुए उनकी आंखें हल्की नम सी हो गईं। हॉस्पिटल के नीचे पहुंचते ही वंशज और रूमानी को पूरी मीडिया ने घेर लिया। दोनों को घेरे मीडिया सवाल करने लगी, शादी के बाद ही आप दोनों पर हमला हुआ, तो आपको किस पर शक है? किसने करवाया था ये हमला? वंशज तुरंत जवाब में बोला, हमला? कैसा हमला? हम पर तो कोई हमला नहीं हुआ था। मीडिया एक दूसरे से बातचीत करने लगे। फिर दोबारा उन्होंने पूछा, तो मिस रूमानी सिंघानिया को इतनी चोटें क्यों लगी हैं? और हमें भी ये खबर मिली कि उन पर हमला हुआ है।
वंशज ने एक नज़र रूमानी को देखा जो मीडिया के सवालों से तंग आ चुकी थी। वंशज सभी मीडिया वालों को देखते हुए बोला, पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, और दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ को जो चोट लगी है वो खुद के कारण लगी। पर आप सबको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने कैसे खुद को बचाया है। शादी के बाद से ये मुझसे झगड़ने लगी कि हम हनीमून पर पूरा देश घूमेंगे, लेकिन मैंने गलती से मना कर दिया। तो फिर क्या था, जो शादीशुदा हैं उन्हें तो पता ही होगा कि वाइफ को मना करने का अंजाम क्या होता है। ये बोलते हुए वंशज ने बेचारा सा फेस बना लिया। वहीं मीडिया के सवाल बंद हो गए। रूमानी वंशज को बुरी तरह से घूरने लगी और एकदम से बोली, घर चलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वंशज तुरंत अपनी ये नकली आंसुओं को पोंछ कर बोला, देखा आप सबने कैसे खुलेआम मुझे धमकी दे रही है। पता नहीं अब घर चलकर क्या करेगी। बस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं कल तक जिंदा बच जाऊं। मीडिया की तो अब पूरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। वहीं रूमानी बुरी तरह से वंशज को घूर रही थी। हॉस्पिटल के बाहर खड़े अरुणी देवी, अमरजीत, मायावती, रूहान, रूहानी और राखी दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। राखी मुस्कुराते हुए ही बोली, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। इस पर सभी ने सिर हिला दिया। वंशज रूमानी को अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर बिठा देता है। रूमानी वंशज के कमरे को गौर से देखती है। कोई भी सामान ढंग से रखा हुआ नहीं था। सारी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई थी। वंशज भी रूमानी की नज़रों को गौर करते हुए देखने लगता है। वंशज देखते हुए बोला, एक्चुअली मैं ज़्यादातर घर में नहीं रहता, तो ये। इतना बोलते ही वो रुककर रूमानी को देखने लगा जो अब उसे ही देख रही थी। वंशज रूमानी के एकदम करीब जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है कि तुम्हें गंदगी नहीं पसंद, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। वंशज रूमानी के गालों से हाथ हटाकर उठकर जाने लगा कि रूमानी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वंशज मुड़कर रूमानी को देखता है, जिस पर रूमानी बोली, मुझे चेंज करना है। वंशज रूमानी की बात सुन थोड़ा परेशान होकर बोला, चेंज? मैं तुम्हें कैसे? मैं भाभी को बुला कर लाता हूँ, तुम रुको, मैं अभी आया। रूमानी कुछ देर तक वंशज को देखती रही, फिर उसने वंशज का हाथ छोड़ दिया। वंशज जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। रूमानी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके सामने वंशज और सिया बहुत करीब दिखते हैं। वंशज सिया के बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए दिखता है, तो कभी सिया बैठी है और वंशज उसकी गोद में सिर रखे उसे एकटक देख रहा है। कभी कभी तो सिया वंशज के ऊपर पूरी झुक जाती, जिससे दोनों का चेहरा सिया के बालों से छिप जाता। ऐसी पोजीशंस में दोनों ऐसे लगते जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। रूमानी ये सब सोचकर कसकर अपनी मुट्ठी बना लेती है। उसकी आंखें अब उसके दर्द को बयां कर रही थीं। वहीं वंशज तनसज के कमरे के सामने आकर एकदम से रुक जाता है। वो कुछ देर तक वैसा ही रुका रहता है, फिर अपने कदम पीछे करते हुए पलटकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। वंशज कमरे में आते ही कमरे को लॉक कर देता है। रूमानी वंशज को देख जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है। वंशज रूमानी के पास आकर उसके कपड़े लाकर बैठ जाता है। वंशज रूमानी की आंखों में एक नज़र देखकर बोला, अगर मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? रूमानी बस एकटक वंशज को देखती रहती है, पर कोई जवाब नहीं देती। काफ़ी देर बाद रूमानी अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे वंशज को इशारा मिल जाता है। वंशज धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ इस वक्त हल्के काँप रहे थे। वो किसी तरह से खुद को संभाले रूमानी की ड्रेस को खोलता है। रूमानी बस आंखें बंद करके बैठी थी। वंशज रूमानी के फ्रंट फिगर को गौर से देखता है। उसकी सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थीं। रूमानी धीरे से आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सीधे वंशज की नज़रों से टकरा जाती है। रूमानी अब खुद को देखने लगती है। वो इस वक्त रेड कलर की ब्रा और पैंटी में थी। वंशज उसके काफ़ी ज़्यादा करीब था। अचानक वंशज को क्या होता है, वो आगे बढ़कर रूमानी के गले को अपने होठों से चूमने लगता है। रूमानी कसकर वंशज की पीठ को पकड़ लेती है और बहुत गहरी सांस लेने लगती है। वंशज के हाथ रूमानी के खाली पीठ पर घूम रहे थे और वो लगातार रूमानी के गले को किस किए जा रहा था। वंशज किस करते करते नीचे बढ़ने लगता है। वो रूमानी के सीने से होते हुए पेट को चूमने लगता है। इस बीच वो रूमानी की कमर को दबाए जा रहा था। रूमानी के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा नया था, इसीलिए वो मचल रही थी। वंशज अब फिर एक बार ऊपर आता है और रूमानी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। रूमानी के हाथ इस वक्त वंशज के कंधे पर थे। वंशज रूमानी के कान में धीरे से बोला, आई लव यू। इतना बोलते ही वो रूमानी के कान में किस कर लेता है। कुछ देर में वंशज रूमानी के होठों को एकटक देखने लगता है। वहीं रूमानी वंशज की नज़रों को देख रही थी। वंशज रूमानी के होठों की ओर बढ़ने लगता है कि अचानक से रूमानी वंशज के मुंह पर हाथ रख देती है। वंशज रूमानी को देखने लगता है। रूमानी वंशज की आंखों में एक सवाल लिए बोली,
क्या तुमने कभी सिया को किस किया? ये सुनकर वंशज डगमगा सा जाता है। वो तुरंत रूमानी से दूर होकर दूसरी तरफ देखने लगता है। रूमानी बस उसे देखती रहती है। वंशज के इस रिएक्शन से रूमानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वंशज जब चुपचाप से रूमानी का ड्रेस चेंज करता है और जाने लगता है कि रूमानी तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर तुमने मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए लाया है तो मुझे वापस सिंघानिया विला जाना है। वंशज जब चुपचाप से रूमानी के बगल में बैठ जाता है। रूमानी वंशज के हाथ को दोनों हाथों से पकड़कर बोली, देखो वंश, मैंने तुमसे ये सवाल। रूमानी के इतना कहते ही वंशज बोला, कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना तुम्हें। मैं हर वक्त सिया के करीब रहता था। मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मैं तुम्हें कितना दर्द दिया होगा। वंशज अब रूमानी को देख उसके हाथों को पकड़कर बोला, मैं सिया से मिला था। उसने मुझे अपने घटिया जाल में फंसाया। मैं अब उस सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। रूमानी एकटक वंशज को देख रही थी। वंशज रूमानी के हाथ को किस कर लेता है। रूमानी अचानक ही आगे बढ़कर वंशज के गले लग गई और बोली, आज के बाद तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने अगर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी। वंशज मुस्कुराते हुए रूमानी की पीठ पर हाथ रख के जवाब में बोला, जी रानी साहिबा, देखना क्या, किसी दूसरी लड़की के बोलते हुए शब्द तक अपने कानों में नहीं आने दूंगा। वंशज की बात सुनकर रूमानी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इधर सौरा गार्डन में बेंच पर बैठी हुई थी। वो सामने एकटक देखे जा रही थी। गार्डन की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कोई भी खो जाए। वहीं माया और रॉकी की भी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था, रॉनी। माया रॉनी को गोद में लिए टहल रही थी। सौरा की नज़र जैसे ही माया पर पड़ती है वो उठकर माया को जाती है। माया रॉनी के साथ पूरा बिजी थी। सौरा उन दोनों के पास जाकर बोली, माया दी, मुझे रॉनी को गोद में लेना है। माया का ध्यान सौरा के कहने पर उसकी ओर जाता है। वो रॉनी को दे देती है। सौरा रॉनी को लेकर अब खुद टहलने लगती है और उससे बातें भी करने लगती है। माया वहाँ खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। माया घूमकर देखती है। रॉकी तुरंत माया के गाल पर किस कर लेता है। माया गाल पर हाथ रखे हैरानी से रॉकी को देखती है और फिर इधर उधर देखने लगती है। उसकी नज़रें टीना पर चली जाती हैं जो दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। माया रॉकी को देख धीरे से बोली, ये हमारा बेडरूम नहीं है जो तुम मुझे कहीं भी किस कर लोगे। रॉकी तुरंत माया की कमर को पकड़कर खींच लेता है और उसके बालों को पीछे करते हुए बोलता है, मैं तो करूँगा, और वैसे भी एक किस ही तो है, बेडरूम में तो कुछ और करते हैं। माया घूरकर रॉकी को देखने लगी। तभी अचानक रॉकी माया से दूर हो जाता है। माया कंफ्यूज्ड होकर देखती है। तभी उसकी नज़र आदित्य पर चली जाती है जो फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आ रहा था। ये देखकर माया को रॉकी पर बहुत हंसी आने लगती है। वो जीभ दिखाई और सौरा की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य खड़ा होकर बात करने लगा। फिर वो रॉकी को देख कुछ इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर तुरंत ड्राइवर को कॉल करता है। कार कुछ ही मिनटों में वहाँ खड़ी हो जाती है। आदित्य कार की ओर बढ़ जाता है। रॉकी कार का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य कार में बैठने ही वाला होता है कि उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है। आदित्य मुड़कर देखता है तो काव्या आदित्य के पास दौड़कर आ रही थी। काव्या को यूं दौड़ता देख आदित्य की भौहें चढ़ जाती हैं। काव्या आदित्य के पास आकर खुशी से उछलते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, आपको पता है मेरी कंपनी मसूरी के टॉप 2 में आ गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। टॉप 10 से सीधा टॉप 2। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस टॉप 1 में आई तो पापा का सपना पूरा हो जाएगा। आदित्य काव्या को इतना खुश होते देख बोला, ये तो अच्छी बात है, तो इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता है। काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। काव्या के हाँ बोलते ही आदित्य उसकी कमर को पकड़कर खींच लेता है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, तो सेलिब्रेट कहाँ करना पसंद करोगी, हमारे बेडरूम में या ग्रीन पैलेस के बेडरूम में? काव्या तुरंत आदित्य से दूर होकर बोली, छी, आप कितने गंदे हैं। 2 बच्चों के बाप बन गए लेकिन अब भी बेशर्मों वाली बातें कर रहे हैं। मैं पूरे घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बोल रही थी। आदित्य फिर एक बार काव्या की कमर को पकड़कर खींच लेता है और उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, अच्छा मैं गंदा हूँ, और मुझे गंदा बनाने वाला कौन है? तुम। काव्या तुरंत बोली, जी नहीं, मैंने आपको गंदा बिल्कुल नहीं बनाया है। आप तो। इतना बोलते ही काव्या चुप हो गई क्योंकि आदित्य उसके बहुत करीब आ चुका था। काव्या हकलाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं हमें। आदित्य काव्या की ओर झुकते हुए बोला, देखने दो। काव्या आंखें बंद कर लेती है तो आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है। काव्या तुरंत आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के गाल को सहलाते हुए बोला, यू आर सो इनोसेंट वाइफी।
आदित्य काव्या से दूर होता है, फिर कहता है, सारी तैयारी शाम तक हो जाएगी, मुझे कुछ काम है तो मैं शाम को मिलता हूँ। इतना बोल आदित्य कुछ देर काव्या को देखता है, फिर कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार चली जाती है। काव्या वहाँ खड़ी बस देखती रह जाती है, फिर अचानक ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इधर स्वरा काफ़ी देर तक रोनी को अपनी गोद में लिए हुए थी। वहीं माया उसके पास बैठकर एकटक उसे देख रही थी। स्वरा का बच्चों के प्रति इतना लगाव देखकर माया मुस्कुराती है और कहती है, मैम, मुझे लगता है आपको भी बेबी कर लेना चाहिए। माया की बात सुनते ही स्वरा चेहरा उठाकर माया को देखने लगी, फिर उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद स्वरा रोनी को माया की गोद में देती है, फिर विला के अंदर चली जाती है। वो माया की बातों को सोचते हुए कमरे में जाती है। उसकी नज़र सीधे रूहान पर जाती है, जो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। स्वरा रूहान के पास जाकर सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है और रूहान के सीने में चेहरा छुपा लेती है। रूहान स्वरा के बालों पर किस करके अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद स्वरा सिर उठाकर रूहान को देखती है, जो बहुत ही सीरियसली काम कर रहा था। स्वरा एकटक बस रूहान के चेहरे को देखती रहती है। स्वरा की नज़रों का आभास होते ही रूहान उसे देख आंखों से इशारा करता है। स्वरा रूहान के गाल पर हाथ रखकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, हम लोग वो सब कब करेंगे? रूहान स्वरा की बातों को समझ नहीं पाया तो वो पूछ लेता है, वो सब मतलब? रूहान के इस सवाल से स्वरा ब्लश करते हुए फिर एक बार खुद को रूहान के सीने में छुपा लेती है। स्वरा को ब्लश करता देख रूहान को सब कुछ समझ आ जाता है, फिर भी वो ना समझने का नाटक करते हुए कहता है, बोलो ना सोना, वो सब मतलब? स्वरा नज़रें झुकाए कहती है, वो जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। रूहान बोलते हुए कहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है? क्या होता है? ओ याद आया। रूहान के ये बोलते ही स्वरा की आंखें चमक उठी। तभी रूहान बोलता है, झगड़ा। ये सुनते ही स्वरा का चेहरा मुरझा जाता है। रूहान स्वरा के गालों को सहलाते हुए कहता है, लेकिन सोना, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं कर सकता। तुम मेरी इकलौती एक छोटी सी प्यारी सी वाइफ हो। मैं तुमसे झगड़ा करूंगा तो किससे बात करूंगा? स्वरा रूहान की बातों से बुरी तरह चिढ़ गई। वो झटके से चिल्लाते हुए रूहान से कहती है, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं कह रही, मैं सुहागरात की बात कर रही हूँ, जो सभी हस्बैंड वाइफ रात को करते हैं, जिससे वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मुझे प्रेग्नेंट होना है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? कैसे हस्बैंड हो तुम? इतना बोलते ही स्वरा रुक गई और जैसे ही उसे समझ आया कि उसने क्या कहा तो वो तुरंत रूहान को देखने लगी, जो शरारत से उसे देख रहा था। रूहान स्वरा की आंखों में देख शरारत से कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ रात को ही नहीं, सुबह भी कर सकते हैं। स्वरा तुरंत रूहान के सीने में छुप गई। उसे अपनी बातों से बहुत शर्म आ रही थी। रूहान स्वरा के बालों पर हाथ फेरते हुए किस कर लेता है। इधर नैना कमरे में अकेली थी और वो कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसके पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं। कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कमरे में पूरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाते ही नैना डर से कांपने लगती है। जब भी अंधेरा छाता था तो उसके साथ कुछ बुराई होता। उसने आज तक उस इंसान को साफ तरह से देखा भी नहीं था जो उसे इतना दर्द देता था। नैना को कम रोशनी में सारी चीज़ें धुंधली दिखाई देती थी। उसने भले ही उसे बहुत करीब से देखा था, पर पूरी धुंधली, साफ साफ तो वो कभी उसे ही देख ही नहीं पाई थी। अंधेरे के डर से नैना कांप ही रही थी, तभी उसकी दर्द से एक चीख निकल जाती है। उसके हाथ में कुछ बहुत ही गर्म सी चीज़ लगी थी। नैना को समझते देर नहीं लगी कि ये आग थी, जलती सिगरेट की आग जो उसके हाथ पर लगी थी। वो दर्द भरे स्वर में कहती है, आह प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे हटाओ। उसके ये बोलते ही लड़के की सर्द भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, भागने की कोशिश कर रही हो? नैना दर्द से फिर एक बार करा उठी। सिगरेट जब पूरी तरह बुझ जाती है तो वो उसे फेंक कर नैना को गोद में उठाकर बेड पर बिठाता है और आइस पैक लेकर जली हुई जगह में लगाते हुए कहता है, कोई पीयूष मिश्रा तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? नैना की हैरानी भरी आवाज़ आई। भाई। अंधेरा उस कमरे में अब भी पूरी तरह से छाया हुआ था। वो नैना के पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, बस मेरा मकसद एक बार पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊँगा। तुम्हें कोई ढूंढने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। जो तुम्हें ढूंढना चाहेगा उसके नसीब में सिर्फ मौत लिखी होगी। तुम मेरी आदत बन गई हो और मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। नैना तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, जो करना है मेरे साथ करो, भाई को कुछ मत करना। उसके ये कहते ही वह नैना को धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। नैना तुरंत अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मेरा बेबी। वो तुरंत नैना के दोनों हाथों को पकड़े ऊपर करके कहता है,
इतना बड़ा नहीं हुआ है जो हमारे बीच आ सके। तो अब चुपचाप रहो और मुझे अपना काम करने दो। इतना बोलते ही वो नैना की शर्ट को निकालकर फेंक देता है। वहीं उधर पीयूष परेशान होकर केबिन में आंख बंद करके बैठा था। उसने उस होटल से लेकर हर जगह तलाश कर लिया था, लेकिन नैना का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पीयूष अपने सिर पर हाथ रखकर दबाने लगता है। तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस होता है। पीयूष आंखें खोले देखता है तो उसे सौम्या काफ़ी परेशान दिखती है। पीयूष अच्छे से बैठकर सौम्या को अपनी गोद में बिठाकर गले लगा लेता है। सौम्या पीयूष की पीठ को सहलाते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा सर। पीयूष सौम्या को कसकर गले लगाकर कहता है, पता नहीं नैना कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काश मैंने चाचा चाची पर भरोसा नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सौम्या पीयूष की पीठ को चुपचाप सहलाती रहती है। पीयूष भी खुद को शांत करने के लिए सौम्या की गर्दन में चेहरा छुपाए आंखें बंद कर लेता है। सिंघानिया विला। काव्या पेट के बल लेटी हुई अपने दोनों हाथ को अब चेहरे पर रखे अव्यान और आव्या को बड़े प्यार से देख रही थी। अव्यान और आव्या भी काव्या को ही देख रहे थे। काव्या दोनों को देखते हुए बोली, मेरे क्यूट बच्चे, आप दोनों को पता है वो जो आपकी खड़ूस डैडा है ना, वो पहले बहुत ज़्यादा खड़ूस थे। जब मैं उनसे शादी करके आई थी तब उन्होंने मुझसे 3-4 महीने तक तो बात ही नहीं की। आपकी मम्मा को बहुत बुरा लगता था। इतना बोल काव्या उदास सा चेहरा बना लेती है, पर काव्या की बातें सुनकर आव्या हंसने लगती है। काव्या आव्या को घूरते हुए बोली, आपको हंसी आ रही है? देखना जब आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। काव्या अब अव्यान को देखती है जो चुपचाप काव्या को देख रहा था। काव्या अव्यान को देखते हुए बोली, अयान आप भी ना बिल्कुल अपने डैडा पर गए हो। बच्चे ऐसे थोड़े ही चुप रहते हैं, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, पर आप तो कोई फीलिंग्स ही नहीं दिखाते। अभी से फीलिंग्स नहीं दिखाते तो बड़े होकर क्या करेंगे? मैं तो सोचकर परेशान हो रही हूँ, आप अपने डैडा से डबल फीलिंगलेस पर्सन बनने वाले हो। अव्यान एकटक काव्या को देखता रहता है। काव्या दोनों के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर होंठों से चूम लेती है। अव्यान और आव्या दोनों काव्या की उंगली को पकड़ लेते हैं। ये देख काव्या की होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे क्यूट बच्चे। ऐसे ही काव्या काफ़ी देर तक दोनों से लगातार बातें करने लगती है। तभी काव्या का फ़ोन बजता है। काव्या उठकर टेबल से फ़ोन को लेकर बेड पर बैठ जाती है। काव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती है जिस पर दीप का नाम शो हो रहा था। काव्या कॉल पिक करके कान पर रखती है। उधर से दीप की आवाज़ आती है, हेलो मिसेस काव्या आदित्य सिंघानिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काव्या थैंक्स में जवाब देती है। दीप आगे बोला, एक्चुअली काव्या, मैंने आपको अपनी वेडिंग में इनवाइट करने के लिए कॉल किया था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि आपकी कंपनी टॉप 2 में आई है। आप इतनी मेहनत करती हैं, देखना आप टॉप 1 में भी आ जाएंगी। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कुछ महीने में मेरी शादी है। आप तो मिली नहीं तो सोचा किसी और से ही शादी कर लूँ। डैड भी आपसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ शादी में ज़रूर आइएगा। दीप की कुछ बातों को सुन काव्या मुस्कुराई और कुछ बातों को सुनकर शांत रह गई। आखिर के शब्दों में उसने कहा, मैं अंकल से मिलने के लिए शादी में ज़रूर आऊँगी। इतना बोल काव्या कॉल कट कर देती है। काव्या के कॉल कट करने पर दीप फ़ोन को देखकर बोला, यार ये लड़की मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती। बचपन में जब मैं कभी कभी इसके घर जाता था तब भी ऐसे ही मुँह फेर कर चली जाती थी। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसे मुझसे। प्रियंश जो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था वो दीप को बिना देखे बोला, शादी करने जा रहा है तो अब अपनी दुल्हन पर फोकस कर, किसी और पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और काव्या पर तो बिल्कुल नहीं। दीप चिढ़ते हुए बोला, हाँ काव्या तो तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना यार। जब भी मैं काव्या की बात करता हूँ तो तू हमेशा जेलसी फील रहती है। क्या तुझे आदित्य सिंघानिया से जेलसी नहीं होती? प्रियंश नॉर्मली जवाब में बोला, होती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होती है, बट इन केस काव्या उससे प्यार करती है, उसके साथ खुश है, इसीलिए मैं खुद को संभाल लेता हूँ। दीप प्रियंश के पास बैठ जाता है और उसे देखकर बोलता है, तू ना एकदम बेवकूफ़ है यार, तू भी शादी कर लेना, और अगर कोई तुझे नहीं मिल रही तो बोल, मेरे होने वाली वाइफ की एक बहन है, उससे शादी की बात कर लेता हूँ, फिर दोनों साथ में शादी कर लेंगे। प्रियंश अपनी जगह से उठकर एक हाथ को जेब में डालकर बोला, शादी करके मैं करूँगा ही क्या? जो मुझसे शादी करेगी वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, तो मैं क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूँ? दीप भी उठकर प्रियंश के पास जाकर बोला, ऐसा नहीं होगा यार, देख मैं भी तो काव्या को पसंद करता था, पर फिर भी शादी कर रहा हूँ ना, और पता है जब से मैं उससे मिला मैं काव्या को भूल ही गया हूँ, तू भी भूल जाएगा। प्रियंश ने शांति से जवाब दिया, पसंद और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। पसंद चेहरे की खूबसूरती से किया जाता है, लेकिन प्यार एक एहसास है जो हर किसी के लिए नहीं पनपता। प्यार में वो ताकत होती है जो मर के भी नहीं मरता।
तुझे क्या लगता है मैंने काव्या को भूलने की कोशिश नहीं की? मैं बहुत सी लड़कियों के साथ डेट पर गया पर कोई फ़ायदा नहीं। मेरे दिल में काव्या ही बसी है तो अब किसी के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रियांश की बात दीप तुरंत बोला, तो इसका मतलब क्या तू कुंवारा ही मरेगा? प्रियांश अब बिल्कुल चुप रहा। उसने एक शब्द तक जवाब नहीं दिया। इधर आदित्य कमरे में आता है तो पाता है कि काव्या अपने बच्चों के साथ बात करने में बिजी थी। वो दोनों थोड़ा बड़े हो गए तो क्या करेगी, क्या खिलाएगी, कैसे दोनों को तैयार करेगी, सब कुछ काव्या दोनों को बता रही थी और उसके दोनों बच्चे बड़े चाव से काव्या की बातें सुन भी रहे थे। ये देखकर आदित्य आगे बढ़कर पेपर बैग को बेड पर रख देता है। काव्या सिर घुमाकर देखती है। आदित्य को देखते ही काव्या उठकर बैठ जाती है क्योंकि वो अब तक पेट के बल ही लेटी हुई थी। काव्या पेपर बैग को खोलते हुए बोली, इतना लेट कौन करता है? आपको पता है हम तीनों आपका कितनी देर से वेट कर रहे थे। बोलते हुए काव्या अव्यान और आव्या को देखकर बोली, है ना बेबी? आदित्य अपने बच्चों को देख तुरंत बेड पर बैठकर दोनों के चेहरे पर झुककर बोला, अच्छा तो मेरे बेबी मेरा इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अव्यान और आव्या दोनों ही आदित्य के चेहरे को छूने लगते हैं। आदित्य बारी बारी से दोनों के हाथों को पकड़कर चूम लेता है। काव्या तीनों को देख मुस्कुराती है। आदित्य काव्या को देख बोला, वाइफी जल्दी से रेडी हो जाओ, सारी तैयारी हो चुकी है। काव्या हाँ में सिर हिलाकर वॉशरूम चली जाती है। आदित्य अव्यान और आव्या के साथ पूरी तरह से बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। आदित्य की नज़र उस ओर चली जाती है। उस ओर देखते ही काव्या को देख आदित्य की पलकें ठहर जाती हैं। काव्या पर्पल कलर की पार्टी गाउन में आ रही थी। काव्या काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। काव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बालों को बांध लेती है। तभी पीठ पर हाथ की छुअन से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। गाउन स्लीवलेस के साथ पीठ पर थोड़ा डीप कट था। काव्या आंखें खोलकर आईने में देखती है। आदित्य काव्या के पेट पर हाथ रखे उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मन तो कर रहा है तो मैं बेडरूम में अपनी बाहों में कैद कर लूँ। आदित्य का एक हाथ काव्या की हाथ पर फिसलते हुए जाकर उसकी उंगली से अपनी उंगली फंसा लेता है। काव्या एकटक आदित्य को देखती रहती है। आदित्य अपनी चिन को काव्या के कंधे पर रखे आईने पर काव्या की आंखों में देखते हुए बोला, मन कर रहा है तुम्हारी इन नशीली आंखों में डूबकर तुम्हें जी भरकर प्यार करूं। बोलते ही आदित्य काव्या की गर्दन पर किस करता है, फिर काव्या के गाल पर किस करके दूर हो जाता है और अव्यान और आव्या की ओर बढ़ जाता है। काव्या आदित्य को देख मुस्कुरा देती है। अब चारों रेडी होकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। काव्या पूरी डेकोरेशन को देख रही थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब कुछ डेकोरेट किया गया था। हॉल में सब लोग मौजूद थे। काव्या केक कट करके अपनी खुशियों को सबको मिलकर बांटती है। सारा परिवार मिलकर डांस करते हैं। सारे सर्वेंट्स भी सभी के डांस को देख मुस्कुरा रहे थे। जिसमें अरुणी देवी पुराने ज़माने के स्टाइल में नाच रही थी तो वहीं सब लोग भी उनके पीछे पीछे वो सारे स्टेप्स कर रहे थे। सारे बच्चे झूले पर लेटे गाने की धुन से अपने हाथ पैर हिलाकर डांस करने की कोशिश कर रहे थे। एक अलग ही तरह का सुकून भरी खुशी में सब लोग जी रहे थे। काफ़ी देर की मस्ती करने के बाद सब डिनर करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इधर रात में चांद की चांदनी एक सुनसान सी जगह चारों तरफ रेत से घिरी जगह पर बिखरी हुई थी। उसी चांदनी की परछाई में सरा और रूहान एक दूसरे से लिपटे तारों को देख रहे थे। सरा चमचमाते तारों को देखने में बिजी थी तो वहीं रूहान सरा के खूबसूरत चेहरे को देखने में बिजी था। रूहान सरा के बालों को उसके चेहरे से हटाता है जो बार बार उसे परेशान कर रहे थे। रूहान की छुअन से सरा रूहान को देखने लगती है। रूहान सरा के गाल पर हाथ रखकर बोला, जी करता है तुम्हारी इन आँखों की गहराई में कहीं गुम हो जाऊं, तुम्हारे इन भोले चेहरे को देखता रह जाऊं, तुम्हारी इन नशीले होठों को बस चूमता ही रह जाऊं। सरा एकटक रूहान को देखती रहती है। रूहान सरा की ओर झुककर उसके माथे को चूम लेता है। रूहान सरा की नाक, आँख, गाल पर किस करने लगता है। रूहान के होठों के स्पर्श से सरा मदहोश सी होने लगती है। रूहान के होठ चलते हुए अब सरा की गर्दन पर आ जाते हैं। वो सरा की गर्दन को बड़े प्यार से किस करने लगता है। सरा का हाथ रूहान के बालों पर लगातार घूमे जा रहा था। सरा बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगती है। रूहान की किस वक्त के साथ डीप होने लगती है। वो सरा के चेहरे को थामकर बोला, तुम्हें अपने आगोश में भरकर इस रिश्ते को बढ़ावा देने का मन कर रहा है, क्या तुम्हारी इजाज़त है? सरा बहुत देर तक रूहान की आंखों में देखती रहती है, फिर धीरे से अपनी पलकें झपका देती है। रूहान मुस्कुराते हुए सरा के माथे को चूमकर उसे गोद में उठा लेता है। उस रात की चमकती चांदनी को अलविदा कहते हुए रूहान सरा को पास के होटल रूम में लेकर जाता है।
इस बीच दोनों की नज़रें बस आपस में मिली हुई थी। रोहन कमरे में ले जाकर आराम से स्वरा को बेड पर लिटाता है और ख़ुद अपनी शर्ट के बटन एक एक करके खोलने लगता है। बटन्स को खोलते देख स्वरा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील करने लगती है। रोहन शर्ट को उतारकर फेंक देता है, फिर स्वरा के ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं साथ हूँ सोना, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल रोहन तुरंत स्वरा के होंठों पर होंठ रखकर किस करने लगता है। रोहन की किस बहुत सॉफ्ट थी। स्वरा भी रोहन की किस में साथ दे रही थी। रोहन किस करते करते स्वरा को पकड़कर पलट जाता है, जिससे वो नीचे और स्वरा ऊपर हो जाती है। रोहन स्वरा की ड्रेस की जिप को खोलकर उसके कंधे से नीचे करता है, फिर एक बार पलटकर स्वरा के ऊपर आ जाता है। कुछ देर में स्वरा होठों को छोड़कर रोहन उसकी ड्रेस को उतारकर फेंक देता है। स्वरा रोहन को एकटक देखने लगती है। कुछ देर में रोहन स्वरा और खुद के सारे कपड़े उतार देता है। स्वरा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रोहन स्वरा की गर्दन को किस करते करते रुककर स्वरा को देखता है, जो अपनी आंखें बंद मदहोश हो रही थी। रोहन स्वरा के कान में धीरे से बोला, सोना, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। स्वरा आंखें खोलकर कुछ देर तक रोहन को देखकर पलकें झपका देती है। रोहन स्वरा के इशारे से धीरे धीरे उसके अंदर एंटर होने लगता है। स्वरा के फेस एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। उसके चेहरे पर दर्द सा उभरने लगता है। अचानक से स्वरा की ज़ोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि रोहन उसके अंदर एंटर हो चुका था। स्वरा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। रोहन स्वरा को ऐसे देख तुरंत उससे दूर हो जाता है। स्वरा लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने दर्द को संभालने लगती है। रोहन धीरे धीरे स्वरा के बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, अब हम कुछ नहीं करेंगे। स्वरा नमी भरी आंखों से रोहन को देखकर बोली, थोड़ी देर तक ही ये दर्द रहता है, फिर ये दर्द खत्म हो जाएगा। प्लीज़ मुझे प्यार करो। रोहन स्वरा के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम्हारे लिए सहना मुश्किल है सोना, हम फिर कभी ट्राई करेंगे। स्वरा जल्दी से ना में सिर हिलाती है, फिर बड़े प्यार से कहती है, मुझे हमारा बेबी चाहिए, प्लीज़। रोहन कुछ देर तक सोचता है, फिर स्वरा के माथे को चूमकर फिर एक बार ऊपर आ जाता है। रोहन अब स्वरा के होठों पर अपने होठ रखकर उसके अंदर एंटर हो जाता है। स्वरा की चीख उसके मुंह में ही दब जाती है। रोहन सब कुछ बहुत धीरे धीरे कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्वरा का दर्द भी खत्म हो जाता है और वो भी रोहन का साथ देने लगती है। करीब 3 घंटे बाद रोहन स्वरा के ऊपर से हटकर उसके पास लेट जाता है। स्वरा अधखुली आंखों से रोहन को देखती है। रोहन स्वरा के माथे को चूमकर अपने सीने से लगा लेता है। स्वरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह स्वरा की नींद जब खुलती है तो वो बाथटब में होती है। रोहन टॉवल में था और स्वरा के बदन को बहुत प्यार से नहला रहा था। स्वरा खुद को देखती है तो वो शर्म से नजरें झुका लेती है। रोहन स्वरा को देख मुस्कुराते हुए कहता है, आर यू फाइन सोना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? स्वरा सिर झुकाए धीरे से कहती है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये सुनकर रोहन का चेहरा सीरियस हो जाता है। स्वरा सिर उठाकर रोहन को देखती है, फिर कहती है, क्या मैं अब प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? स्वरा के नादान से सवाल सुनकर रोहन स्वरा के गाल पर हाथ रखकर बोला, एक बार में चांसेस कम है। स्वरा क्यूरियस होकर पूछती है, तो हमें ये सब कितनी बार करना पड़ेगा? रोहन मुस्कुराते हुए स्वरा के माथे को चूमकर कहता है, एकदम बच्ची हो तुम अब भी, फिर भी तुम्हें बच्चे चाहिए। स्वरा हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, जिस पर रोहन स्वरा के पेट को सहलाते हुए कहता है, थोड़ा सब्र करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा। इतना बोलकर रोहन आई विंग करता है तो स्वरा शर्म से रोहन के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वंशज ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और रूमानी नाश्ता करते हुए उसे एकटक देख रही थी। वाइट शर्ट, ब्लू बिजनेस सूट में वंशज का लुक एकदम परफेक्ट लग रहा था। वंशज अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए बोला, रूमा आज थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं सर्वेंट से कहकर तुम्हारे लिए डिनर भेज दूंगा, तुम खाकर सो जाना, ओके? रूमानी बोरियत सी शक्ल बनाकर बोली, वंश मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, पूरे दिन तुम नहीं रहते, रात को भी लेट आते हो, ऊपर से मैं चल भी नहीं पाती, कहीं घूम भी नहीं सकती, सब कुछ बहुत बेकार सा हो गया है। वंशज रूमानी के पास आकर बैठ जाता है। रूमानी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, कल ही आदि भाई ने कॉल किया था कि उन्होंने तुम्हारे पैर की ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर बाहर से लाए हैं। कल से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। रूमानी बस वंशज को देखती रहती है। वंशज रूमानी के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं चाहता तो हूँ कि तुम्हें हर वक्त अपने करीब रखूँ, लेकिन होता ही नहीं है, कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट आ ही जाता है। रूमानी जल्दी से कहती है, तुम मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले जाओ। वंशज इस पर सवाल करता है, क्या तुम जाना चाहती हो?
रूमानी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। वंशज रूमानी के माथे को चूमकर तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। रूमानी वंशज को देखकर बोली, तुमने फ़ोन और पर्स लिया? वंशज बिंदास सा बोलता है, सब कुछ रख लिया मेरी जान, और अगर कुछ भूल जाऊंगा तो मेरा असिस्टेंट सब कुछ ऑफिस पहुंचा देगा। रूमानी मुस्कुराते हुए वंशज के गले में बाहें डालती है। दोनों अब कमरे से निकल जाते हैं। इधर एक कमरे के बाहर एक सर्वेंट सफाई कर रही थी। वो अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उसने बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखा ही नहीं। वो कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे झट से कोई झपट लेता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ कुछ दूरी पर खड़े बॉडीगार्ड दौड़कर उस कमरे की ओर जाते हैं। वो कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। बॉडीगार्ड घबराते हुए बोला, ओ शिट, हम बॉस को क्या जवाब देंगे, और किस पागल ने यहाँ दरवाज़ा खोल कर रखा हुआ था। दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। उसी बीच रॉकी आकर दोनों के चेहरे और कमरे के दरवाजे को देखता है। कमरे के दरवाजे को खुला देख रॉकी गुस्से से बोलता है, बेवकूफ़ों, तुम लोगों ने ये दरवाज़ा खुला क्यों रखा है? दोनों सिर झुकाए घबराते हुए कहते हैं, बॉस वो। दोनों ने इतना ही कहा था कि कमरे के अंदर से सर्वेंट की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। रॉकी आवाज़ को सुनकर जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा ना खुलने पर वो ज़ोर से लात मारकर उसे तोड़ देता है। अंदर का नज़ारा देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। सर्वेंट के पूरे शरीर से खून बह रहा था। वो आंखें खोले हुई थी लेकिन मर चुकी थी। वहीं उसके ऊपर एक जानवर था जो उसके साथ मरने के बाद भी ज़बरदस्ती कर रहा था। ये वही निहाल राठी का पोता था जिसे कल ही आदित्य ने कैद करके रखा था, और दरवाजे के बाहर ये बोर्ड भी लगाया गया था कि किसी भी लड़की के लिए अंदर जाना मना है। रॉकी जल्दी से निहाल राठी के पोते की गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सर्वेंट के कपड़े के पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, इसीलिए रॉकी और बॉडीगार्ड तुरंत बाहर निकल जाते हैं। रॉकी टीना को कॉल करता है तो थोड़ी देर में टीना अपनी गर्ल्स टीम के साथ कमरे के अंदर जाकर उस सर्वेंट की लाश को बाहर निकालती है। टीना की तो उस सर्वेंट की हालत देखकर खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। रॉकी दरवाजे को लॉक करके आदित्य को कॉल करता है। वहीं आदित्य इधर जैसे ही ये सब सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो रॉकी पर चिल्लाते हुए कहता है, बॉडीगार्ड सारे के सारे मर गए थे, तुम सबके एक काम भी ढंग से नहीं होता। रॉकी कुछ नहीं बोल पाता। आदित्य कॉल कट करके कुछ एक बार किसी को कॉल करके बोलता है, कुछ पता चला? उधर से आवाज़ आती है, बॉस, उसको पूरा का पूरा हैवान बनाकर रखा हुआ है। अगर वो एक रात भी किसी के साथ फिजिकल नहीं होता तो पागल हो जाता है। उसका इस सब में कोई हाथ नहीं है। उसके माइंड में बस एक चीज़ है, वो है गर्ल्स बॉडी, और उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आदित्य तुरंत कॉल कट करके रेलिंग पर हाथ रख लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, हमें मारकर भी तुम लोगों की मौत पक्की है, पूरा सिंघानिया परिवार मरेगा। आदित्य आंखें बंद किए हुए ही था कि उसे पीछे से कोई हक कर लेता है। आदित्य की पकड़ एकदम से रेलिंग पर कस जाती है। बहुत देर तक खुद को नॉर्मल करने के बाद आदित्य आंखें खोलकर बोलता है, क्या हुआ वाइफी? इतना बोल वो काव्या के हाथ को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर कमर से पकड़ लेता है। काव्या छोटे बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे ना ट्रिप पर जाना है। मैं, आप, अयान और परी, हम चारों एक साथ कहीं घूमने चलते हैं जहां आपका कोई काम ना हो, बस हम चारों रहे। आदित्य कुछ देर तक सोचता है, फिर काव्या की आंखों में देखकर कहता है, जाना ज़रूरी है क्या वाइफी? काव्या तुरंत नाराज़गी से कहती है, देखिए, अगर आपने ना कहा तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और फिर कभी बात नहीं करूंगी। आदित्य काव्या की नाक को खींचते हुए कहता है, ठीक है, जाओ पैकिंग करो, हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। ये सुनते ही काव्या खुशी से उछलते हुए आदित्य के गाल पर किस करती है और जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है। आदित्य रॉकी को कॉल करके ऑर्डर करता है, मार दो उसे, और याद रहे, जितनी बेरहमी से मार सको उतना दर्द देकर मारो। इतना बोलते ही आदित्य कॉल कट करके कुछ सोचने लगता है। अगले दिन काव्या जल्दी से उठकर रेडी होती है। अव्यान और आव्या को भी रेडी कर देती है। आदित्य आराम से अब तक सो रहा था। काव्या आदित्य के पास बैठकर उठाने लगती है, तभी आदित्य झटके से काव्या को पकड़कर जकड़ लेता है। काव्या छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, मिस्टर हस्बैंड, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं? उठिए, हमें ट्रिप पर जाना है। आप भूल गए, हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है। आदित्य काव्या की अपनी ओर खींचकर बोलता है, मेरी खुद की फ़्लाइट है, हम कभी भी जा सकते हैं। काव्या अब चुपचाप आदित्य को देखती रहती है। आदित्य अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी,
तुम्हें पता है मैंने आज एक सपना देखा जिसमें तुम मुझे मेरे निकनेम से बुला रही हो और मुझे अब और सुनने का मन कर रहा है। वाइफी, मुझे अपने निकनेम से बुलाओ ना। काव्या छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं आपको कोई निकविक नाम से नहीं बुलाने वाली, अब छोड़िए मुझे। आदित्य कसकर काव्या को पकड़कर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाओगी। काव्या लगातार आदित्य से छोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे उसके नाम से नहीं बुलाती। आदित्य काव्या की कमर पर गुदगुदी करने लगता है तो काव्या हंसते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। छोड़िए मिस्टर हस्बैंड, क्या कर रहे हैं? आदित्य के दोनों हाथ पकड़े गुदगुदी करते हुए बोलता है, मिस्टर हस्बैंड नहीं, आदि, आदि बोलो। बहुत देर तक काव्या आदित्य का नाम बिल्कुल नहीं लेती। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। काव्या जब खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती तो हंसते हुए कहती है, आदि छोड़िए, हमें पेट में दर्द हो रहा है। नाम सुनते ही आदित्य के हाथ रुक जाते हैं। आदित्य काव्या को एकटक देखने लगता है, वहीं काव्या भी अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए बोला, से अगेन वाइफी। काव्या प्यार से धीरे से बोली, आदि। आदित्य काव्या के चेहरे पर झुकने लगता है। काव्या फिर एक बार बहुत प्यार से बोली, आदि। काव्या के बोलते साथ ही आदित्य झुकता जा रहा था। झुकते झुकते आदित्य काव्या के बहुत करीब आता है। आदित्य काव्या के होंठों को देखते हुए बोला, यू नो वॉट, इन लबों से मेरा नाम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आदित्य की बात सुन काव्या के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आदित्य काव्या के ऊपर से हटकर खड़ा हुआ, फिर अव्यान और आव्या को देखा जो खेल रहे थे। काव्या बेड से उठकर बोली, हमारे बेबी आपकी तरह आलसी नहीं है। आपको पता है, इन्होंने ही मुझे जगाया है। मुझसे ज़्यादा तो ये दोनों ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। आदित्य ये सुनकर अव्यान और आव्या के झूले के पास घुटने के बल खड़ा हुआ और दोनों की ओर झुककर बोला, क्या सच में मेरे बेबी इतने एक्साइटेड हैं ट्रिप पर जाने के लिए? आव्या जल्दी से उछल पड़ी। अब खड़ी होकर तो वो उछल नहीं सकती, इस वजह से वो ज़ोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगी। उसके ऐसा करने से अव्यान को लग भी जाती है, लेकिन अव्यान अपनी बहन की मार भी सह लेता है। आव्या को इतना उछलते देख आदित्य जल्दी से बोला, बस बस रैबिट, वरना झूला टूट जाएगा। मुझे पता चल गया कि तुम कितनी एक्साइटेड हो। ये सुन काव्या भी झूले के पास आ जाती है और दूसरे साइड घुटनों पर खड़ी हो जाती है। काव्या अव्यान को देखते हुए बोली, अयान, क्या आप एक्साइटेड नहीं हो? काव्या के सवाल से अव्यान चुप रहा, पर वो आदित्य को एकटक देखने लगा। अव्यान जब कोई जवाब नहीं देता तो आव्या अव्यान को देखने लगी। कुछ देर बाद अव्यान भी अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। आदित्य अव्यान और आव्या के माथे पर किस करके बोला, आई लव यू माई बेबीज। आदित्य अब पीछे हटकर उठकर वॉशरूम चला जाता है। काव्या अव्यान और आव्या को अब बेड पर लिटाती है और खेलने के साथ बहुत सारे खिलौने देती है। आदित्य, काव्या और आव्या चारों ट्रिप के लिए रेडी थे। काव्या सभी बड़ों से आशीर्वाद ले रही थी। आदित्य अव्यान को गोद में लिए बाहर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अव्यान एकटक आदित्य को बात करते हुए देख रहा था, तो वहीं आव्या और ध्रुवंश एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। अभी बहुत छोटे थे, पर फिर भी दोनों के बीच लड़ाई होती थी। सभी उनकी लड़ाई को देख समझ चुके थे कि दोनों बड़े होकर क्या करने वाले हैं। एक तरह आव्या ध्रुवंश को चिढ़ा रही थी और ध्रुवंश गुस्से में से घूर रहा था। काव्या ध्रुवंश को गोद में उठाकर बोलती है, मेरा बच्चा, आप भी हम लोगों के साथ जाएंगे। काव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले ही आव्या रोने लगती है। इसका बिल्कुल साफ मतलब था कि आव्या बिल्कुल नहीं चाहती कि ध्रुवंश उसके साथ जाए। काव्या को भी ये बात पता थी कि उसकी शरारती बच्ची अचानक क्यों रो पड़ी। तभी ध्रुव और श्रेष्ठा अंदर आते हैं। ध्रुव को देखते ही काव्या सवाल करती है, आपको ये चोट कैसे लगी? काव्या के सवाल से ध्रुव श्रेष्ठा को देखता है। ध्रुव अपने चोट को देखकर बोलता है, छोटी सी चोट है, वो मेरी जिप से नुकीली चीज़ थी तो बस लग गई। विशाखा तुरंत बोल पड़ती हैं, आपको ध्यान देना चाहिए ना। काव्या भी विशाखा की बात पर हामी भर लेती है। ध्रुव हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, मैं अगली बार से ध्यान दूंगा। श्रेष्ठा एक नज़र ध्रुव को देखकर ध्रुवंश को गोद में लेकर कहती है, माय बॉय, हम लोग घूमने जाएंगे। ध्रुवंश का चेहरा एकदम से खिल जाता है। आव्या जो चुप हो चुकी थी अब कोई रिएक्शन नहीं देती। काव्या अब आव्या को लेकर बाहर जाती है। आदित्य काव्या को देखते ही फ़ोन बंद कर देता है। काव्या एक पल उसे घूर कर देखती है, क्योंकि काव्या ने पहले ही आदित्य को फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया था। आदित्य, काव्या, अव्यान और आव्या अब कार में बैठ जाते हैं। कुछ पल में उनकी कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। उनके जाते ही सब जो बाहर निकले थे वो अंदर जाते हैं। अरुणी देवी सोफे पर बैठते हुए कहती हैं,
आदि और काव्या के बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है। अनुराग तुरंत बोलता है, क्योंकि दादी, आदि भाई और भाभी ही तो इस घर की रौनक है। अरुणी देवी कहती हैं, हाँ ये बात तो सही है। चलिए ठीक है, हमारे छोटा परपोता कब आ रहे हैं? अनुराग फ़ोन को देखते हुए जवाब देता है, सुबह ही बात हुई थी। सपना ने कहा कि वो 1 हफ्ते तक रहना चाहती है। अरुणी देवी हाँ में सिर हिलाकर कहती हैं, अर्जुन भी पता नहीं बिजनेस ट्रिप से कब लौटेंगे। प्रीत, आप चाहें तो अपने घर जा सकती हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। कुछ वक्त अपने माँ पापा के साथ बिता लीजिए। प्रीत खुश होकर जल्दी से बोलती है, दादी मैं अभी यही आपको पूछने वाली थी, पर कैसे पूछूं समझ ही नहीं आ रहा था। थैंक यू दादी। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, और हाँ अपना अच्छे से ख्याल रखिए, आपकी कोख में हमारे बड़े पोते का अंश है। प्रीत अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए हाँ कहती है, फिर चली जाती है। अरुणी देवी अब ध्रुव को घूरते हुए कहती हैं, और आप अपना पागलपन थोड़ा कम कीजिए। काव्या ट्रिप पर जा रही थी, इसीलिए हमने उस वक्त कुछ नहीं कहा। ये भी कोई हरकत होती है, खुद के पैर पर अपने से चाकू घोंपने की। विशाखा तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और हैरानी से ध्रुव की चोट को देखते हुए कहती है, क्या ध्रुव ने खुद के पैर पर चाकू घोंप लिया? श्रेष्ठा जल्दी से कहती है, माँ ये जो आपका भांजा है ना, पूरा का पूरा पागल है। आपको नहीं पता मैं इसे कैसे संभालती हूँ। ये सुनकर विशाखा के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। विशाखा ध्रुव के पास आकर गुस्से और फिक्र से कहती है, खबरदार जो आपने फिर से ऐसी हरकत की तो, अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मुझे मामी मत कहिएगा। ध्रुव विशाखा के हाथ को पकड़कर कहता है, मामी आपसे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं, मैं फिर से ये सब आपको देखने का मौका नहीं दूंगा। विशाखा तुरंत ध्रुव को गले लगा लेती है और कहती हैं, अर्जुन, आदि, अनुराग, रोहान और आप सब मेरे बेटे हैं। आपकी हर एक चोट से हमें तकलीफ होती है। आप सब मेरे लिए एक समान हैं। ध्रुव शांति से विशाखा की पीठ पर हाथ रख लेता है। श्रेष्ठा दोनों को देखती रहती है, तो वहीं अरुणी देवी विशाखा को देख कुछ सोचने लगती हैं। इधर रोहान बेड पर टिक कर बैठा हुआ था और स्वरा उसके ऊपर बैठी थी। रोहान के दोनों हाथ स्वरा के पेट पर थे, स्वरा के भी हाथ उसके पेट पर थे। स्वरा सिर उठाकर रोहान को देखती है तो रोहान जल्दी से उसके माथे पर किस कर लेता है। स्वरा रोहान को देखते हुए कहती है, रोहान क्या तुम मेरी पाखी दी को जानते थे? पाखी का नाम सुनते ही रोहान को गुस्सा आने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करके स्वरा के होंठों को सहलाते हुए कहता है, सोना तुम किसी के भी बारे में पूछो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन त्रेया अरोरा और पाखी अरोरा का मेरे सामने नाम भी मत लेना। स्वरा मायूसी से सिर झुका लेती है। रोहान जब स्वरा को ऐसे देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो स्वरा की चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर करके सीधा उसके होंठों पर अपने होंठ रख किस करने लगता है। स्वरा रोहान की बाजुओं को पकड़ लेती है। रोहान स्वरा के निचले होंठ को सक करने लगता है। रोहान करीब 10 मिनट बाद स्वरा के होंठों को छोड़कर उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मायूस नहीं देख सकता सोना। स्वरा रोहान को एकटक देखने लगती है। सुबह शिमला में आदित्य की गोद में अव्यान था और काव्या की गोद में आव्या शिमला की खूबसूरती को देखने के लिए इधर से उधर हुए जा रही थी। काव्या इरिटेट होकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड आपकी ये रैबिट 1 मिनट भी शांत नहीं रहती, आप ही संभालिए इसे। आदित्य आव्या को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा ही रूप है, तुमने कभी ये सोचा है कि मैंने कैसे तुम्हें संभाला है? काव्या आदित्य के ऐसे बोलने से उसे घूर कर देखने लगती है, फिर चिढ़ते हुए कहती है, और आपको पता है कि मैंने आपको कैसे संभाला है? कोई दूसरी लड़की होती तो आपका बिहेवियर देखकर ही भाग जाती, ना कोई बात ना कोई फीलिंग्स। ओ गॉड, आपको समझना संभालना कितना मुश्किल है। आदित्य अचानक से काव्या की कमर को पकड़कर करीब करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुश्किल था पर अब तो नहीं है ना वाइफी। आसपास के लोग दोनों को देख रहे थे, जिससे काव्या अनकंफर्टेबल हो रही थी। काव्या आदित्य के हाथ को कमर से हटाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलती है, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, सब देख रहे हैं हमें। आदित्य काव्या को रिक्वेस्ट करता हुआ बहुत प्यार से देख रहा था। अव्यान आदित्य और काव्या दोनों को ही बारी बारी से देख रहा था। दोनों के करीब होने से अव्यान और आव्या भी सट गए थे। काव्या के बहुत रिक्वेस्ट के बाद आदित्य काव्या को छोड़कर उसे अव्यान को दे देता है और खुद आव्या को गोद में ले लेता है। आदित्य आव्या को देखते हुए बोलता है, मेरी रैबिट, हमेशा मम्मा को ऐसे ही परेशान करना, ओके? ये सुन जहाँ काव्या उसे घूरने लगती है तो वहीं आव्या हंसने लगती है। काव्या आदित्य को घूरकर कहती है, आपको नहीं लगता आप अपनी रैबिट को कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रहे हैं? आदित्य लापरवाही से बोलता है, हाँ तो तुम भी बिगाड़ो अपने अयान को, मैंने मना थोड़ी किया है। इतना बोलते ही आदित्य आगे बढ़ जाता है। काव्या आदित्य को घूरकर देखती है, फिर अव्यान को देखकर कहती है, मेरा बच्चा,
आप हमेशा ऐसे ही रहना। इतना बोलते ही काव्या आदित्य अव्यान के माथे को चूम लेती है। अव्यान अपने छोटे छोटे हाथों से काव्या के चेहरे को छूने लगता है। मुंबई में हॉस्पिटल के बेड पर रूमानी लेटी हुई थी। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इस वक्त बेहोश थी। वंशज रूमानी के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। वंशज रूमानी के हाथ को पकड़कर धीरे से कहता है, कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी मेरी ज़िंदगी बन जाओगी। ये प्यार भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है, जिससे हर वक्त झगड़ता रहा उसे ही दिल दे बैठा। बोलते हुए वंशज रूमानी के हाथ को चूम लेता है। तभी वंशज का फ़ोन रिंग होता है। वंशज जैसे ही कॉलर आईडी देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो कॉल रिसीव करके थोड़ा दूर होकर बात करने लगता है। वंशज ऑन कॉल। क्या हुआ? उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है। प्लीज़ वंश, मुझे छोड़ दो। मुझे अंधेरे और अकेलेपन से बहुत डर लगता है। मैं एक कमरे में नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इतना बोलते ही वो रोने लगती है। वंशज सर्द भरी आवाज़ में कहता है, तुमने वंशज ठाकुर से खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी सिया। मैं अच्छों के लिए जितना अच्छा हूँ, उतना ही बुरों के लिए बुरा। और रही बात तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने की, तो तुम कभी नहीं निकल सकती। सिया रोते हुए फिर से कहती है, मुझे छोड़ दो वंश, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वंशज जल्दी से कॉल कट करता है। वंशज वहाँ खड़ा ही सोचने लगता है। तभी उसे रूमानी की आवाज़ सुनाई देती है, वंश। वंश आंखें बंद करके खुद को शांत करता है, फिर नॉर्मल होकर रूमानी के पास बैठ जाता है। रूमानी खामोश सा वंशज के गले लग जाती है। वंशज रूमानी के बालों को सहलाते हुए किस कर लेता है। रूमानी वंशज के हाथ को पकड़कर कहती है, वंश मुझे बहुत भूख लगी है। वंशज मुस्कुराते हुए रूमानी से अलग होकर कहता है, मुझे पता था तुम भुक्कड़ हो, उठते साथ यही बोलोगी, इसीलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। ये सब बोलते हुए वंशज रूमानी के पास खाने की प्लेट रख देता है। रूमानी फिर से वंशज के सीने से लग जाती है और कहती है, वंश प्लीज़, मुझे कोई बहस नहीं करनी, कभी तो प्यार वाली बातें किया करो। वंशज रूमानी के चेहरे को देखते हुए कहता है, आज रात हम लोग सब कुछ करेंगे, प्यार भरी बातें भी करेंगे और प्यार भी करेंगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। तुम तैयार हो ना? ये सब सुनकर रूमानी शर्म से लाल हो जाती है। वो वंशज से नजरें ही नहीं मिला पाती। रूमानी को इतना शर्माता देख वंशज मुंह पर हाथ रखकर कहता है, ओह गॉड, तुम्हें शर्म भी आती है। मैं तो धन्य हो गया। रूमानी वंशज के सीने पर मारने लगती है। वंशज रूमानी के हाथों को पकड़े कहता है ऐसे कोई अपने पतिदेव को मारता है? रूमानी वंशज के चिढ़ाते रहने से नाराज़गी से मुंह फुला लेती है। वंशज रूमानी को देखकर हंसने लगता है, फिर रूमानी के गाल पर किस करके कहता है, अच्छा आई एम सॉरी, अब से परेशान नहीं करूँगा, चलो खाना खा लो। रूमानी तिरछी नज़रों से वंशज को देखती है। वंशज अपने हाथ से एक निवाला रूमानी की ओर बढ़ा देता है। ये देख रूमानी मुस्कुराते हुए जल्दी से खा लेती है। वंशज रूमानी के माथे पर किस करके फिर से खिलाने लगता है। दिल्ली। एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास नीलिमा, प्रीत की माँ, आंखों में आंसू लिए बैठी थी और शंकर नीलिमा के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। उस आदमी की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। नीलिमा उनके हाथ को पकड़कर कहती हैं, पापा। वो आदमी नीलिमा की आंसुओं को पोंछे सर पर हाथ रखे कहता है, नीलू अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सौंप कर जाना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए वो एक तरफ देखते हैं जहाँ एक लड़की आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसके गुलाब की पंखड़ी जैसे कोमल होंठ सिसकने की वजह से धीरे धीरे थिरक रहे थे। गोरा बदन और अच्छी हाइट उसकी शोभा को बढ़ाते, उसके बाल बार बार उसे चेहरे को छूकर जा रहे थे। नीलिमा के पापा उसे बुलाते हैं, अनन्या। आवाज़ सुनकर वो लड़की अपनी पलकें उठाती है। उसके गालों पर आंसुओं की बूंदें बह जाती हैं। अनन्या नीलिमा के पापा के पास आकर झट से गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नीलिमा के पापा प्यार से अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, नीलू, ये तुम्हारे बड़े भैया नमन के दोस्त की बेटी है। 2 साल पहले ही उसके पापा की कैंसर से मौत हो गई। इसकी माँ तो जन्म देते ही चल बसी। नमन दूसरे शहर में रहने चला गया तो ये बच्ची यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, तो इसीलिए मेरे साथ ही रही है। इसकी अब तक की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन आज इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि नमन से अच्छा रिश्तों के लोगों को समझ तुम्हें है। अनन्या को कभी कुछ से दूर मत करना। मुझसे वादा करो नीलू, तुम अनन्या का अच्छे से ख्याल रखोगी। इतना बोलते ही उनकी सांसें अचानक ही तेज होने लगती हैं। अनन्या फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं नीलिमा घबराई हुई कहती है, पापा मैं अनन्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर प्लीज़ आप हमें छोड़कर मत जाइए।
अचानक सारी मशीनों से टू टू करती आवाज़ आने लगी। धड़कन को नापने वाली मशीन सीधी रेखा दिखा रही थी। ये देखकर नीलिमा अपने पापा के हाथ को पकड़े फूट फूट कर रोने लगती है। शंकर उन्हें संभालने लगते हैं। नीलिमा तुरंत शंकर के गले लगकर रोने लगती है। वहीं अनन्या रोते रोते टाइटली उन्हें पकड़ लेती है। नीलिमा बेड पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बीमार से कमज़ोर हो चुकी हैं। प्रीत नीलिमा के पास बैठी थी। प्रियंश कमरे के अंदर आकर नीलिमा के सामने बैठ जाता है। प्रियंश के आते ही नीलिमा नज़रें फेर लेती हैं। ये देखकर प्रियंश नीलिमा के हाथों को पकड़कर कहता है, माँ ये कैसी जिद लगा रखी है आपने 2 दिनों से कुछ खाया क्यों नहीं? नीलिमा नज़रें फेर कर ही बोलती हैं, प्रीत इनसे कहिए कि हमें इनसे कोई बात नहीं करनी, और जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे ना हम खाना खाएंगे और ना ही कोई दवाई खाएंगे। प्रीत लाचारी से प्रियंश को देखती है तो वहीं प्रियंश गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। नीलिमा प्रियंश के जाते ही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रियंश कमरे में जाकर डोर को लॉक करके हर तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है। टेबल, कुर्सी, स्लैब पर रखे सारे सामान को वो फेंकने लगता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। करीब 1 घंटे तोड़ फोड़ करने के बाद प्रियंश काव्या की तस्वीर को छूते हुए कहता है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, अपने दिल में आपके सिवाय किसी को जगह नहीं दे सकता। माँ को ये बात समझ क्यों नहीं आती? प्रियंश काव्या की तस्वीर को गले से लगाकर पीठ के बल लेट जाता है। इसी तरह से उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। प्रियंश की आंख दरवाजे की तेज दस्तक से खुलती है। प्रियंश आंखें खोल बाहर देखता है जो अंधेरे से घिर चुका था। दरवाजे पर फिर एक बार जोरों से नॉक होता है। प्रियंश काव्या की तस्वीर को स्लैब पर रखकर दरवाज़ा खोलता है जहां एक सर्वेंट खड़ी थी। सर्वेंट सिर झुकाए कहती है, सर बड़ी मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए उन्हें सब हॉस्पिटल लेकर गए हैं। आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। ये सुनते ही प्रियंश घबराया हुआ भागकर जल्दी से राठौर विला से निकल जाता है। हॉस्पिटल में प्रियंश भागता हुआ एक कमरे की ओर बढ़ जाता है जहां दरवाजे के बाहर राठौर परिवार खड़ा था। प्रियंश उनके पास पहुंचते ही खड़ा होकर लंबी लंबी सांस लेते हुए पूछता है, पापा माँ कहाँ है? शंकर एक कमरे की ओर इशारा करते हैं। इशारा पाते ही प्रियंश कमरे की ओर देखता है जहां एक सर्कल शेप से नीलिमा का चेहरा दिख रहा था। नीलिमा के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। प्रियंश ये देख ही रहा था कि उसी वक्त कमरे के अंदर से डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर सबको एक नज़र देखकर कहते हैं, देखिए हमने पहले भी कहा था, अगर उन्होंने टाइम टू टाइम मेडिसिन नहीं ली तो उनकी हालत ख़राब हो सकती है। कंडीशन बहुत सीरियस है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के शब्द से शंकर को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। प्रियंश के कदम 2 कदम पीछे हो गए। डॉक्टर के जाने के सब कोई अंदर जाते हैं पर प्रियंश बाहर खड़ा होकर ही नीलिमा को देखता रहता है। प्रलय नीलिमा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, यह आपने कैसी जिद लगा रखी है? वक्त के साथ आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, प्लीज़ अपनी जिद को छोड़िए और कुछ खा लीजिए। नीलिमा अपनी जिद पर डटे हुए धीमी आवाज़ में कहती हैं, पापा आप अपने पोते से क्यों नहीं कहते कि वो मेरी बात मान जाए? मैंने बचपन से आज तक उनकी हर जिद पूरी की और आज जब मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ तो वो भी उसने नहीं दिया। क्या हमें उसके ऊपर इतना भी हक नहीं कि हम उनसे कुछ मांग सकें? नीलिमा की बातों को सुन तीनों ही उन्हें लाचारी से देखते हैं। नीलिमा पहले से ही बहुत ज़िद्दी थी। वो जब कुछ ठान लेती हैं तो वो करके ही रहती हैं, ये सबको पता था। नर्स खाना और कुछ मेडिसिन देने के लिए अंदर आती है पर नीलिमा खाने से साफ इनकार कर देती हैं। नर्स सब कुछ लेकर वापस जाने लगती है। तभी प्रियंश दरवाजे पर ही सब कुछ ले लेता है और अंदर जाता है। प्रियंश को देख नीलिमा फिर एक बार मुँह फेर लेती हैं। प्रियंश को अपने दिल में दर्द सा उठता है पर फिर भी वो आगे बढ़कर नीलिमा के पास बैठ जाता है। प्रियंश खाने को टेबल पर रखकर नीलिमा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ, प्लीज़ आप खाना खा लीजिए। प्रियंश के मुंह से ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं तो वहीं नीलिमा तुरंत प्रियंश की ओर देखती हैं। प्रियंश नीलिमा के हाथों को चूमकर कहता है, हाँ माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रियंश के शब्दों को सुनकर नीलिमा की आंखों में खुशी से नमी भर जाती है। उन्हें अच्छे से पता था कि वो जो कर रही हैं शायद गलत हो, लेकिन वो अपने बेटे को ज़िंदगी भर यूँ अकेले नहीं देख सकती थी। नीलिमा खुश ही थी कि प्रियंश आगे बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर नीलिमा जो अब तक खुशी से भर चुकी थी वो थोड़े डर में तब्दील हो जाती है। प्रियंश नीलिमा को देखते हुए बोलता है, मैं शादी तो करूँगा, उसे अपने कमरे में जगह तो दूंगा,
उसे अपनी पत्नी होने की पहचान तो दूंगा, लेकिन अपना पति धर्म कभी नहीं निभा पाऊंगा और आप मुझे इसके लिए मजबूर नहीं करेंगी। इतना बोलते ही प्रियंश एकटक नीलिमा की आंखों में देखने लगता है। नीलिमा कुछ कहती उससे पहले ही प्रियंश बोलता है, अब खाना खाइए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। इतना बोल प्रियंश प्लेट को उठाकर नीलिमा को खिलाने लगता है। नीलिमा भी कुछ सोचकर खाने लगती हैं। खाना होने के बाद प्रियंश उन्हें मेडिसिन देता है। प्रलय, शंकर और प्रीत खुश थे इस बात से कि नीलिमा अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर भी था कि मजबूर होकर नीलिमा जिस बंधन में प्रियंश को बांधने की कोशिश कर रही थी, उसमें कभी प्रियंश खुश रह पाएगा या फिर वो जिससे शादी करेगा उसे खुश रख पाएगा। उलझनें बहुत थीं, पर इसका जवाब नहीं। इधर ध्रुव इस वक्त अपने माफिया गैंग के साथ मौजूद था। लीडर होने की वजह से सब उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। ध्रुव बिल्कुल राजा की तरह कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसके पास काली खड़ा था। माफिया और बिजनेस दोनों में ही काली उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड था। ध्रुव सबको देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोलता है, मैं तुम सबको ट्रेंड करता हूँ, सब कुछ मैं सिखाता हूँ और तुम सब मुझ पर ही अटैक करते हो, मुझे मारने की कोशिश करते हो। लीडर मैं हूँ, तुम सबको मेरे ऑर्डर्स पर चलना चाहिए, पर तुम लोग किसके ऑर्डर्स पर चल रहे हो? ध्रुव के बोलने पर भी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की एक आवाज़ तक नहीं निकलती। उसी सन्नाटे के बीच एक आवाज़ चीरते हुए आती है, मेरे ऑर्डर पर। ध्रुव आवाज़ की ओर देखता है जहाँ से एक लड़का आ रहा था। 6 फुट 4 इंच की लंबी हाइट, गोरा बदन, लंबी नाक, छोटी आंखें, पतले होंठ, सेट किए हुए बाल, ब्लैक ओवरकोट के साथ ब्लैक पैंट, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल हीरो जैसी थी। ध्रुव भौहें चढ़ाए उसे देख रहा था। वो लड़का ध्रुव के पास आकर सीधे उसकी चेयर पर पैर रखे ध्रुव के चेहरे की ओर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यू आर जस्ट अ लीडर बट आई एम द ओनर ऑफ माफिया, मिस्टर बॉस, माफिया वर्ल्ड का मालिक। मैदान में खेलने के लिए जैसे कोच रेडी करवाता है, वो कोच तुम हो और उस खेल को खिलाने वाला मालिक मैं। ध्रुव उसके रखे हुए पैर को देखता है, फिर सर्द भरी नज़रों से मिस्टर बॉस को देखता है। मिस्टर बॉस गन को निकालकर तुरंत ध्रुव के सिर पर पॉइंट करता है। उसके ये करते ही काली मिस्टर बॉस के ऊपर गन तान देता है। ध्रुव हाथों से इशारा करके काली को गन नीचे करने के लिए कहता है। मिस्टर बॉस डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये बुलेट अगर तुम्हारे सिर के आर पार हुआ तो सीधे भगवान को प्यारे हो जाओगे। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? ध्रुव अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, फिर अचानक बिना वक्त गवाए झट से मिस्टर बॉस को जमीन पर पटककर उसके गन से ही उसे पॉइंट कर देता है। ये सब ध्रुव ने इतनी स्पीड में किया कि मिस्टर बॉस को कुछ समझ ही नहीं आया। ध्रुव उसे देखते हुए कहता है, हथियार हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला ही मारेगा। बाजी कभी भी पलट सकती है, बस कुछ मिनट की देरी है। भले तुम खेल के मालिक हो, लेकिन खेल खेलने के लिए खेल को जानना ज़रूरी होता है। मालिक हो जाने से कुछ नहीं होता। इतना बोलते ही ध्रुव गन को फेंककर फिर एक बार कुर्सी पर बैठने को होता है कि तभी उसकी नज़र मिस्टर बॉस के पैर रखी हुई जगह पर जाती है। काली तुरंत उस जगह को साफ करता है तो ध्रुव चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर बॉस सभी लोगों की ओर देखता है। सब लोग अब भी नजरें झुकाए खड़े थे। मिस्टर बॉस खड़े होकर सरकास्टिक स्माइल करके कहता है, काफ़ी फास्ट हो, कभी सोचा नहीं था, पर कोई फ़ायदा नहीं। जब कमज़ोरी पर वार करूँगा तो सारी हिम्मत टूट जाएगी। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, सुना है तुम्हारी वाइफ बहुत हॉट है। ये सुनते ही ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कुर्सी को कसकर पकड़ लेता है। मिस्टर बॉस ध्रुव को गुस्सा करते देख अजीब तरह से मुस्कुराता है। मिस्टर बॉस अब वहाँ से जाते हुए कहता है, बहुत खास पर्सनली दुश्मनी है हमारी, इतनी आसानी से तो मरने नहीं दूंगा। तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर दुश्मनी क्या है, लेकिन तुम्हें जवाब में कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं तुम पर अटैक नहीं करूँगा। तब तक के लिए खुशी से अपने बच्चे और वाइफ के साथ एंजॉय कर लो। फिर बोलते हुए काफ़ी देर रुकता है, फिर गाते हुए जाने लगता है, तेरी मौत आएगी, तेरी मौत आएगी। गाते गाते वो चला जाता है। ध्रुव बस उसे देखता रह जाता है। शिमला के बाद अब आदित्य और काव्या राजस्थान आए थे। पूरे दिन घूमने के बाद काव्या होटल रूम में आते ही सो गई। आव्या भी सो चुकी थी, पर आव्यान अब भी जगा था। आदित्य भी जगा था और बेड पर लेटा हुआ था। आव्यान काव्या की साइड में था और आव्या आदित्य की साइड में। आव्या आदित्य के सीने में घुसकर सोई हुई थी। आदित्य आव्या की पीठ को सहलाता हुआ आव्यान को देख रहा था, जिसकी नजरें आदित्य पर ही थी। आदित्य अपने हाथ पीठ से हटाकर आव्यान के पेट पर रखता है। आव्यान आदित्य के हाथ को पकड़ लेता है। आदित्य धीरे से कहता है, क्या हुआ आयान, तुम्हें नींद नहीं आ रही? आव्यान एकटक आदित्य को देखते हुए उसके हाथ की उंगलियों को टाइटली पकड़ लेता है।
आदित्य अव्यान के हाथ को छूने लगता है। अव्यान को देखते हुए आदित्य कहता है, सब कहते हैं कि तुम मेरे जैसे हो, लेकिन मैं जैसा बना उसका रीज़न था, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है ऐसे शांत रहने का, अपनी फीलिंग्स को छुपाने का। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अव्यान आदित्य की बातों को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखते हुए सुन रहा था। आदित्य आगे कहता है, तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे तुम्हें छूने से कोई घबराए या तुम्हें उससे दूर रहना पड़े। हम सब तुम्हें छू भी सकते हैं, गले भी लगा सकते हैं, तुम हर किसी की गोद में खेल सकते हो। आदित्य ये सब बोल ही रहा था, पर पता नहीं क्यों उसके आंसू आंखों में दिख रहे थे। एक अजीब सा दर्द उसकी आंखों में छलक रहा था। वो आज अपने बेटे को अपने बचपन के दर्द से रूबरू करवा रहा था। वहीं अव्यान तो बस आदित्य की आंखों में छुपे दर्द को देख रहा था। उसकी आंखें आदित्य के दर्द को देखते हुए चमक रही थी। वो आदित्य के हाथ को अपने छोटे छोटे हाथों से कवर कर लेता है, जैसे उसके हाथ को सीने से लगा रहा हो। अव्यान की ऐसी हरकत देख आदित्य मुस्कुराते हुए अव्यान की ओर झुककर उसके माथे पर किस करता है। काव्या कसमसाते हुए अचानक उठकर बैठ जाती है। आदित्य काव्या को ऐसे देखकर बुलाने लगता है, वाइफी वाइफी। काव्या काफ़ी देर तक तो चुप ही रहती है, फिर आदित्य की ओर देखती है। आदित्य के चेहरे को देख आदित्य तुरंत उठकर काव्या की तरफ जाकर बैठते हुए कहता है, तुम रो रही हो? काव्या सिसकते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड मुझे पानी पूरी खानी है। आदित्य एक पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर कुछ सोचते हुए वो परेशान होकर काव्या के पेट को देखने लगता है। वहीं काव्या आंसू भरी आंखों से आदित्य की नज़रों को देखती है। आदित्य काव्या के पेट से नज़रें हटाए काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्या तुम्हें क्रेविंग हो रही है? काव्या बिल्कुल बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाती है। आदित्य के चेहरे पर अब एक डर सा दिखने लगता है। आदित्य काव्या की आंखों में देखकर थोड़ा धीमी आवाज़ में पूछता है, क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो? टू बी कंटिन्यूड।